नमस्ते सभी को। सभी का स्वागत है इस मध्यस्थ दर्शन अध्ययन अभ्यास की ऑनलाइन फॉलोअप गोष्ठी में। तो श्याम भैया भी जुड़ गए हैं। भैया नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को। जी भैया नमस्ते। जी तो शेयरिंग का किन्हीं का मैसेज तो था नहीं, बट अभी इमिडिएटली किसी का कोई शेयरिंग करने का मन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। 2 हफ्ते के इस समय में जो भी ध्यान गया हो, कुछ शेयरिंग करने का मन हो तो स्वागत है। आप हैंड रेज करेंगे तो आपको माइक प्रोवाइड कराएंगे। जी तारा रानी जी का हैंड रेज है। आपको माइक दिया है दीदी जी, आप बता सकते हैं। नमस्ते श्याम भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया आपको थैंक यू करना था, आपने हमें एमबीसी के लिए जो प्रेरणा दी है, हमारी इस पे प्रैक्टिस चल रही है काफी अच्छी, और इससे काफी फ्रूटफुल फील हो रहा है, काफी अच्छा सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको थैंक्स करना था बेसिकली। जी जी। जी दीदी जी धन्यवाद। बढ़िया। तो भैया और किन्हीं का तो शेयरिंग का हैंड रेज नहीं है, मैसेज भी नहीं था। तो आप बताइए, जो क्वेश्चन पेंडिंग थे उसको ले ले या आप अपनी ओर से कुछ रखना मैं चाहेंगे। कुछ शेयरिंग कर देता हूँ, लास्ट में क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जी भैया। स्लाइड शेयर करनी है भैया। नहीं नहीं। ठीक है जी। बढ़िया। तो हम सोचते हैं कि जो श्रवण मनन की प्रक्रिया पर पिछले दिन बात कर रहे थे, मैं उसको 5 मिनट में रिकैप करके थोड़ा निधि ध्यासन के ऊपर बात कर देता हूँ। फिर लौट करके उन प्रश्नों को कर लेंगे। चूंकि एक बार किसी प्रक्रिया के डिस्कशन में हम थे, तो हम सोचते हैं उसको पूरा कर दें, उससे जुड़े जो प्रश्न है उसको हम पहले रिस्पॉन्ड कर दें। और आज भीलवाड़ा हूँ मैं, कई सारे लोग तो हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं जो मीटिंग में जुड़ा करते हैं। मैसेज है बंधन, उसके पहले स्मिता दी का शेयर करने का माइक दे दो उनको, फिर हम शुरू करते। हाँ, जी भैया। जी दीदी माइक दिया है आपको, बता सकते जी भैया नमस्ते। भैया मैं कुछ नमस्ते शेयर नमस्ते। करना चाह रही थी। आपने जो सिखाया है उसको जैसे जीवन में मैं जीने लगी हूँ, तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान होती जा रही हैं। जैसे बच्चों के साथ डील करना सबसे ज्यादा कठिन लगता था मुझे, और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ लेकिन मेरे बच्चे मेरी बात सुनते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अभ्यास और अध्ययन सत्र किया और मुझे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, मेरा बोलने का तरीका मुझे समझ में आने लग गया कि गलत हुआ करता था। तो अब मेरा बेटा जो 22-23 साल का है और बेटी अभी 16-17 के बीच में चल रही है, दोनों से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है जो आपने सिखाया है वो तरीका बहुत काम आ रहा है। जैसे कुछ कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें बेटे को मैं जो बार बार कहती थी कि जैसे एक बार में कहने में तो वो सुनता ही नहीं था, और ऐसा लगता था जैसे कई दिनों तक उससे बात करनी पड़ती थी तब वो सुनता था। तो वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरे कहने में गलती हुआ करती थी। मैं हर बार जो बोलती थी वो स्नेह नहीं था भाव में, मतलब ये था कि मेरी आज्ञा मानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मेरी आज्ञा माननी ही होगी। तो ये चीज मैंने अब अपने स्वभाव में से बिल्कुल हटाई है कि वो मेरे बराबर का ही है, मैं ये मानूं और उससे अपनी बात रखूं कि भाई ऐसा यदि अच्छा लग रहा है या समय है तुम्हारे पास तो क्या ये हो सकता है। इस तरीके से जब मैं अपने अंदर से मतलब स्नेह से निकलती है बातें, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप मुझे मिल गए और मैं इन चीजों को अपने जीवन में अपना पाई हूँ। और स्नेह का भाव आने के बाद ही ये चीजें मुंह से भी वैसे ही निकलती हैं, और फिर ही सामने वाला उन चीजों को अपने आप ही करने लगता है। ये चीज मेरे अनुभव में आई है, तो इसी चीज को मैं शेयर करना चाह रही थी। आपको हृदय से बहुत बहुत आभार भैया कि आपने इतनी अच्छी चीज सिखाई और जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया बढ़िया मेरी दीदी, बात पसंद है। बढ़िया। हमारा तो एक ही निवेदन है कि जब कभी रास्ता दिखना शुरू हो जिंदगी में कुछ बेहतर करने का ना, तो हमको लग करके अभ्यास पूर्वक उस रास्ते में चल लेना चाहिए। बहुत बार जो हमसे चूक होती है वो ये कि जब जिंदगी में वो रास्ते दिखने शुरू होते हैं ना, और कुछ रास्ता निकलना शुरू होता है, तो हम बड़े आराम से बैठ करके कई बार लेथार्जिक हो जाते हैं और उसमें इतने डूब जाते हैं कि हमको होश नहीं रहता है कि इसको डिपेंड कर लिया जाए, ये अच्छा अवसर है। अगली बार फिर जब कभी कठिन परिस्थिति आती है तभी होश खुलता है कि हमसे कुछ चूक हो रही है। जी तो भैया। परिस्थितियों का अच्छा सदुपयोग किया जाए और इस गहराई को धीरे धीरे ठीक से बढ़ा लिया जाए। जी भैया। जी जी, बढ़िया। और रास्ते तो निकलेंगे, इसमें तो 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और जितना देख पा रहा हूँ लोगों को, अपने को, वो सबसे ये भरोसा बढ़ ही रहा है दिनों दिन की फिजिबल है सॉल्यूशंस, इतने मुश्किल नहीं है। जी भैया बिल्कुल। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दी, नमस्ते। भैया बढ़िया। हाँ, एक हैंड रेस था भैया हेमाक्षी दीदी का। देख लीजिए देख लीजिए। आपको माइक दिया है दीदी जी। आप हाँ, बता। नमस्ते श्याम भैया। नमस्ते नमस्ते। मैंने आपकी दिल्ली में अटेंड किया था गोष्ठी वर्कशॉप। जी मुझे जी जी जी। मुझे बोलना था थैंक यू आपको और सारी टीम को, जो आप लोगों से सीखने को मिल रहा है। आजकल वेंसडे को जो मैं क्लास अटेंड करती हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रहा था 1-2 दिन से। मेरे पास वर्कर्स कुछ काम कर रहे थे घर पे, तो उनको डील करने में, बट मैं आज सुबह थोड़ा अपसेट भी थी। बट मैंने थोड़ा सा सोचा और फिर आपका वो नीड्स और उनकी नीड्स समझने और उसका पढ़ा, दोबारा से समझा, एंड मैंने उसको अप्लाई किया शाम को जब वो जाने लगे तो। एंड मैं उनकी नीड समझ पाई, मैंने उनको बहुत प्यार से अपनी नीड बताई, एंड हम कहीं पे वापस से लेवल पे आ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई थॉट मैं आपसे शेयर करूं कि मेरे को अच्छा लग रहा है, ये सब आपका सीखने में मिल रहा है जो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी जी, प्रणाम। जी भैया और कोई हैंड रेस नहीं है। बढ़िया, तो हम लौट के आ जाते हैं अपनी मूल प्रक्रिया पर। तो जहां से हम लोगों ने बात को शुरू किया था, तो श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये देखेंगे तो प्रक्रिया का नाम है। भास, आभास, प्रतीति, बोध, अनुभव, ये उसका फल है। हमको जब काम करना होता है तो फल पर सीधा काम नहीं करना होता है, प्रक्रिया पर काम करनी होती है। प्रक्रिया जितने ठीक से हम करेंगे, प्रोसेस जितने ठीक से हम करेंगे, जितनी निष्ठा, जितनी ईमानदारी, जितनी तत्परता से करेंगे, उसका फल परिणाम अपने आप आएगा। तो मुद्दा भास, आभास, प्रतीति, अनुभव या बोध को पाने के लिए लॉन्गिंग करने का, या उसकी बहुत कामना को सिर्फ अपने में पुष्ट करने का नहीं है। मुद्दा उसके लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया को निष्ठा और ईमानदारी से करने का है। तो पिछले 2 सेशन में हमने श्रवण और मनन पर बात की थी, जिसको मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूं, और फिर निधिध्यासन की प्रक्रिया पर थोड़ी बात कर देता हूं। जैसा मैं देख पाया हूं उसके हिसाब से श्रवण का मतलब है अस्तित्व की जो मूलभूत वास्तविकताएं हैं, उसकी सूचना को हम अर्थ सहित अपने में ग्रहण कर पाते हैं। और अर्थ सहित ग्रहण करने का मतलब इतना ही है कि उसका तात्पर्य क्या है, वक्ता का आशय क्या है, वो हमको ठीक ठीक पकड़ में आता है। वो अगर हो पाता है और उससे वस्तु का एक झलक हमको अनुमान में बन पाता है, और जब मैं झलक कह रहा हूं तो उसका एक मोटा मोटा अनुमान हम में बन पाता है, ये स्थिति भास है। वहां से आगे देखेंगे तो मनन में 2 हिस्से पर हमने बात की थी कि श्रवण के तहत जो सूचनाएं हमको मिलती हैं, उसमें जहां कहीं भी इनकंसिस्टेंसी अगर हमको कहीं दिखाई देती है, या उन सूचनाओं का आपस में अंतर संबंध क्या है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं, या अलग अलग जगह पर किसी एक वस्तु के बारे में ही जो सूचना हमने पढ़ी, वो सबको जोड़ करके वास्तविकता का एक सटीक अनुमान हमारे में बन सके, वो प्रक्रिया मनन का पहला हिस्सा है। और मनन के पहले हिस्से की उपलब्धि जो आभास है, वो समझने के संदर्भ में आभास है, जिसका मतलब है कि वास्तविकता की तर्क संगत स्वीकृति हमारे में होती है।
और मनन का भाग 2 ये काम करता है कि ये जो सूचना हमको मिली तर्क संगत ढंग से हमको स्वीकार भी होती है, उसको अपने जीने में अप्लाई करने का काम हम कैसे करेंगे वो सोचने का काम हम करते हैं। तो वो मनन का दूसरा हिस्सा। इस दूसरे हिस्से को करने की उपलब्धि ये होती है कि हम अपने जीने में उसको अप्लाई कर पाते हैं। अगर ये मनन का पार्ट 2 नहीं करेंगे तो हमारे थ्योरी और एप्लीकेशन के बीच एक गैप बना रहता है। थ्योरी की जगह पर सूचनाएं होते हुए भी उसको जीने में ट्रांसलेट करने में कठिनाई होती रहती है। ये वैसा ही है जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमको पता है, लेकिन उसके आधार पर न्यूमेरिकल्स में उसको अप्लाई करने के तरीकों को हम नहीं देख पा रहे। वैसे ही मनन पार्ट 1 अगर हमने किया है तो उसकी उपलब्धि ये होती है कि अगर सूचना से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आप हमसे पूछेंगे, किसी लॉजिक, किसी रीजनिंग, किसी आर्गुमेंट के तहत आप प्रश्न पूछने का काम करेंगे, तो उसका तर्क के स्तर पर संतोषजनक जवाब हम दे पाते हैं। तर्क के स्तर पर संतोषजनक जवाब देने का काम हम कर पाते अगर मनन का पार्ट 1 हमने किया है। और श्रवण वाला भाग अगर ठीक से हुआ है तो सूचना हम ठीक से अगले को देने का काम कर सकते हैं। और किसी को उसका रेफरेंस चाहिए तो हम रेफरेंस पलट के भी दे सकते हैं। रेफरेंस देने का मतलब पुस्तक में या उस व्यक्ति के द्वारा कब, कहाँ, किस समय कहा गया है, उसका एक रेफरेंस दिया जा सकता है अगर सूचना हमने सटीकता से लिया है तो। और सूचना लेने का मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका आशय क्या है, वो हमको पकड़ में आ सके तब तो श्रवण का काम हो। अगर हम सारा शब्द सुनने के बावजूद भी वक्ता कहना क्या चाह रहा है वो आशय अगर हमको नहीं पकड़ में आ रहा है तो फिर श्रवण नहीं है। जैसे श्रवण अगर ठीक से हुआ है तो मानव क्या है वो हमको ठीक ठीक पता चल जाता है। तो मानव को जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में अगर कह रहे हैं, जीवन की क्रियाओं को बता रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं को बता रहे हैं, शरीर की क्रियाओं को बता रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं को बता रहे हैं, तो वो हमको क्लियर हो जाता है सूचना के फॉर्म में। ये श्रवण, कोई पूछे हम उसको रिपीट कर सकते, बता सकते, और उसमें वक्ता कहना क्या चाह रहा है वो हमको एक मोटा मोटा अनुमान बनता है। मनन पार्ट 1 करने के बाद ये होता है कि इससे जुड़े जितने तर्कसंगत प्रश्न होते हैं हम उसको भी रिस्पॉन्ड करने का काम कर सकते हैं। आप अगर हमसे पूछेंगे कि यहाँ मानव के बारे में ऐसा कहे हैं, यहाँ मानव के बारे में ऐसा कहे हैं, ये दोनों कंसिस्टेंट कैसे है, तो मैं आपको बता दूंगा अगर मनन का पार्ट 1 मैंने किया है तो। आप अगर ये पूछेंगे कि इस सूचना के आधार पर हमारे व्यवहार में क्या ट्रांसलेट होना चाहिए, व्यवसाय में क्या ट्रांसलेट होना चाहिए, सुविधा के उपयोग सदुपयोग में क्या ट्रांसलेट होना चाहिए, भाव की जगह पर, विचार की जगह पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, अगर मनन का पार्ट 2 मैंने किया है तो मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन को भी बता सकता हूँ कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और कैसे उस ट्रांसफॉर्मेशन को कर सकते। ये उसके ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं। मैं और विस्तार नहीं करता हूं क्योंकि पिछले बार हमने उस पर बात की थी, लेकिन मैं ये जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जीने में अप्लाई करने के संदर्भ में मनन पार्ट 2 का करना जरूरी है। और मनन पार्ट 2 को करने के लिए जो भी आपने पुस्तकों को पढ़ा है या शिविर को सुना है वो बेस मटेरियल तो है, पर वो मनन नहीं है। शिविर सुनने का काम, पुस्तकों को पढ़ने का काम, किसी प्रबोधक को सुनने का काम, किसी किताब को बार बार पढ़ने का काम, वो श्रवण है, न कि मनन। वो जरूरी है इस रूप में कि मनन किस बात पर करेंगे, वो सूचना तो होनी चाहिए। तो श्रवण के बिना मनन नहीं कर सकते। श्रवण पूर्वक कुछ निश्चित मूलभूत बातें हमको पकड़ में आई हैं तभी उस पर मनन हो सकता है। बट मनन का मतलब है कि वो जो कंटेंट हमको मिला है उसको अपने जीने में हम अप्लाई कैसे करेंगे। जो मेरा आज के दिन का व्यवहार है वो अब इस नए कंटेंट के साथ हम देखेंगे तो कैसा बनेगा। जो हमारा व्यवसाय है वो कैसा बनेगा। सुविधा के उपयोग सदुपयोग की जो प्रवृत्ति है वो कैसे बनेगी। जो हम विचार करते रहते हैं, जो हम भाव कर अपने में बनाते रहते हैं या बिगाड़ते रहते हैं, वो इस नए कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसा हो। इन उपायों को देख पाने का नाम मनन पार्ट 2 है। और वो जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे समझने और जीने के बीच गैप बना ही रहेगा, बल्कि कई जगहों पर तो जिए कैसे वो पता भी नहीं चलेगा। और मनन पार्ट 2 को करने के लिए बेसिकली अपना सोचना उस पर जरूरी है। खुद को इन्वेस्ट किए बिना वो नहीं हो सकता।
उसको भी अगर आप दूसरे से पूछने जाएंगे तो इतना ही हो सकता है कि 2 4 5 जगह पर वो कुछ बता देगा, क्लू दे देगा आपको। पर जितना आप उसमें खुद से सोचने का काम करते हैं उन 2 4 5 क्लू के साथ, उतना आपकी वो फैकल्टी शार्पन होती है, प्रखर होती है। जितना आप उसको बचा करके चलेंगे, अपने को इन्वेस्ट करने का काम नहीं करेंगे, उतना वो फैकल्टी शार्पन नहीं होगा। हर बार आपको किसी दूसरे का चेहरा देखने की जरूरत पड़ेगी। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि दूसरे से पूछा ना जाए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सिर्फ दूसरे से पूछा जाए। शुरुआती समय में जब पता नहीं चल रहा है कैसे अप्लाई करें, दूसरों को सुनना उपकारी होता है, ताकि हमको क्लूज मिलने शुरू होते हैं, आइडियाज मिलने शुरू होते हैं कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ये भी तरीका हो सकता है। बट एक बार वो रॉ मटेरियल हमको मिल गया, उसके बाद उसके साथ प्ले करने का काम, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का काम हमको खुद ही करने की जरूरत पड़ती है। और वो सोचने का काम जितना हम खुद से करेंगे, अपनी विचार शक्ति को जितना उसमें इन्वेस्ट करने का काम करेंगे, उतना वो प्रखर होगा। अगर उसको इन्वेस्ट करने का काम नहीं करेंगे तो जीने में ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, वो अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जीने में जो बदलाव चाहिए वो नहीं मिलेगा फिर। इतने पर मैं एक बार रुक करके वापस पूछ लेना चाहता हूं, अगर श्रवण और मनन पे कोई प्रश्न हो तो उसको हम रिस्पॉन्ड कर देना चाहेंगे, अन्यथा हम निधिध्यासन की प्रक्रिया पे आना चाहेंगे। पारस पत्नी जी का हैंड रेज है। 1 मिनट वंदन, यहाँ हमसे एक प्रश्न कोई सामने से पूछ रहे हैं, मैं उसको करके आता हूँ। अच्छा भैया। बेसिकली ये मनन पार्ट 1 और पार्ट 2 के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उसको उत्तर रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों का फल क्या है। मनन पार्ट 1 में बेसिकली ये होता है कि समझने के संदर्भ में जो कंटेंट है उससे जुड़े जो भी प्रश्न होते हैं वो हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अस्तित्व क्या है, प्रकृति क्या है, मानव क्या है, मानवीय आचरण क्या है, इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे वो सब मनन पार्ट 1 में रिजॉल्व हो जाए। मनन पार्ट 2 में बेसिकली हम ये काम करते हैं कि ये सब सूचना के आधार पर हमारे जो जीने के सारे आयाम हैं, उन आयामों में क्या बदलाव होगा और कैसे उसको हम करेंगे, क्या बदलाव होगा और कैसे उस बदलाव को करेंगे, वो उपायों को ढूंढ पाना या देख पाना, ये मनन पार्ट 2 का फल है। तो मनन पार्ट 1 समझने के कंटेंट से जुड़ा हुआ है, मनन पार्ट 2 जीने के तरीकों से जुड़ा हुआ है। ये एकदम अगर कोरोलरी इसका लेने जाएंगे तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, उसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो मनन पार्ट 1 से दूर हो सकता है। उसको अप्लाई करने के संदर्भ में अलग अलग न्यूमेरिकल्स में कैसे उसको ट्रांसलेट करने जाते हैं, कैसे अप्लाई करने जाते हैं, उसके लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं वो इक्विवेलेंट है मनन पार्ट 2 की। बढ़िया, तो आप प्रश्न पे आ सकते वंदन। हाँ भैया, पारस जी कह रहे थे कि वो मन पार्ट 2 सुनने में चूक गए, इस मैसेज में उन्होंने लिख दिया है। मैं फिर से एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ। मनन पार्ट 2 का एग्जैक्ट मतलब यह है कि ये जो सूचना हमको मिली कि अस्तित्व ऐसा है, प्रकृति ऐसा है, मानव ऐसा है, मानवीय आचरण ये होता है, ये सबके आधार पर जो हमारा आज का जीना है उसमें कहाँ कहाँ कैसे हम बदलाव के काम को करेंगे आज की दी हुई स्थिति परिस्थिति में, उसके उपायों को ढूंढ पाने का नाम मनन का पार्ट 2 है। उसके लिए एफर्ट करने का नाम मनन का पार्ट 2 है, जिसके फल के रूप में आपको वो रास्ते दिखेंगे, वो उपाय दिखेंगे, वो तरीके दिखेंगे। और आप देखेंगे जितना इसको सोचने का काम हम करते हैं ना, उतना क्रिएटिव सॉल्यूशंस धीरे धीरे अपने मानस में उभरने का काम शुरू हो जाता है कि स्नेह के भाव के तहत जो हमारी नीड है वो और जो सामने वाले की नीड है वो, ये दोनों नीड कैसे पूरी हो सकती है, उसके क्रिएटिव उपायों को सोचने में ये हमारी विचार शक्ति नियोजित हो पाती है।
कि हमारी जो नीड है वो भी पूरी हो सके, अगले की जो नीड है वो भी पूरी हो सके, और ये दोनों साइमल्टेनियसली कैसे पूरा हो सकता है उसके उपायों को ढूंढने में हमारी क्रिएटिविटी दिनों दिन प्रखर होती है। इनफैक्ट सारी क्रिएटिविटी का रोल देखेंगे तो एक बड़ा हिस्सा उसका इस मनन पार्ट 2 में है, जहां हम बहुत सारे क्रिएटिव उपायों को, नए नए तरीकों को सोच पाते हैं कि कैसे ये हो सकता है। और जितना उस दिशा में सोचने का काम हम आज करते हैं, कल हमारी एबिलिटी उससे ज्यादा होती है, कल जितना करते हैं परसों एबिलिटी उससे ज्यादा होती है। जितना उस काम को हम करते जाते हैं उतना उतना उस एक्टिविटी के शार्पेन होने का, प्रखर होने का, पावरफुल होने का, इम्पावर्ड होने का काम होता है। तो बेसिकली जीवन क्रियाओं की ये ड्यूटी है कि आप उसको जितना प्रयोग करते हैं वो उतना पुष्ट होता है, उतना प्रखर होता है, उतना ज्यादा बेहतर ढंग से उसको हम आगे अप्लाई कर पाते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। जी भैया, अभी वो पिछले काफी दिनों से मैं अपने आप में अभ्यास कर रहा था और देख रहा हूँ कि मैं कहाँ पर चुक चुक पाता हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ अंदर के मैं जब भी कंपार्ट में हो जाता हूँ अपनी अलग अलग आइडेंटिटी के कारण, तो वहाँ पे मैं अपना पूरी तरह से दे नहीं पाता हूँ। तो कंपार्टमेंट को इंटीग्रेशन करके कैसे वॉल्व कर सकते हैं, वो आपसे जानना था भैया। जी, ये जो अपने अंदर हमारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बेसिकली उसके बीच एक डायलॉग इस्टेब्लिश होना ही उसको रिजॉल्व होने का उपाय है। तो अगर किसी दूसरे का वो रिजॉल्व करना हो तो उसका तरीका होता है एप्रोप्रिएट प्रश्न पूछ पाना, जिस प्रश्न के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उसकी मान्यता से जुड़ा होता है, दूसरा हिस्सा सच्चाई से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने जीने में शरीर की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन जीवन की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रख रहे, ये मान करके कि शरीर की आवश्यकता ही सब कुछ है और वही पूरी करेंगे तो बात हो जाएगी, तो हमारा एकदम सिंपल प्रश्न होगा जीवन की आवश्यकता पर ध्यान दिलाने के संदर्भ में, जो हम लोग परिचय शिविरों के पहले ही दिन पूछते रहते हैं कि भाई एसी कमरा हो जाए, सुविधा की आवश्यकता हो जाए, सोफा हो जाए, बैंक बैलेंस भी पर्याप्त हो जाए। लेकिन जिन लोगों के साथ जी रहे हैं, अगर आपस में संबंध में भाव ठीक नहीं होता तो हम एसी में बैठे हुए, सोफे पर बैठे हुए भी आराम में होते हैं कि परेशान होते हैं। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। एक तरफ जो संबंध की आवश्यकता है या संबंध में भाव की आवश्यकता है उसको प्लेस कर दिया, दूसरी तरफ जो मान्यता है कि सुविधा से जी जिंदगी सफल हो जाती है उसको प्लेस कर दिया और प्रश्न पूछ दिया। जरूरी नहीं है कि यह प्रश्न इसी तरह से पूछा जाए, दसियों तरह से इस प्रश्न को फॉर्मुलेट किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, इसी प्रश्न को पूछने का एक ढंग ये होता कि भाई जिंदगी में सुविधाएं पिछले 10-20 सालों में आपके घर, परिवार, समाज में बढ़ा है कि घटा है? उसी अनुपात में सुख बढ़ने का काम हुआ कि नहीं हुआ? तो जिसको भी लगता है कि सुविधा से ही सुख हो जाता है, एकदम सिंपल प्रश्न है कि भाई सुविधा पिछले 20 सालों में आपके घर परिवार की बढ़ी की कम हुई, आपके गांव मोहल्ले समाज की बढ़ी की कम हुई, उसी अनुपात में सुख बढ़ने का काम हुआ कि नहीं? तो हम आपको बेसिकली पहले दूसरे को कैसे ध्यान दिलाएं, हम उसी पर आ गए हैं, खुद कैसे दें उस पर आता हूं। बट मुख्य बात यह है कि एक तरफ हम उस मान्यता को रखते हैं, दूसरी तरफ हम उस फॉर्मुलेशन को रखते हैं जो हमने सच्चाई का फॉर्मुलेशन पकड़ा। एकदम सिंपल वो प्रश्न होता है। आप कहेंगे जिंदगी हमारी अलग थलग है, हमारा किसी से कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। हमारा एकदम सिंपल प्रश्न होगा कि जो खाना आप खाते हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जो गाड़ियां आप यूज कर रहे हैं, जो मोबाइल आप प्रयोग कर रहे हैं, एक बार जरा ये देखना तो शुरू करिए कि उसमें कितना कंट्रीब्यूशन आपका है, कितना कंट्रीब्यूशन और लोगों का भी। हम क्या कर रहे हैं? हम एकदम सिंपल ये काम कर रहे हैं कि ये जो आपकी मान्यता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन और ये बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन, ये दोनों कितना है, वो प्रश्न हमने फॉर्मुलेट करके ये 3-4 उदाहरण दे दिया, खाने की जगह पर, कपड़े की जगह पर, मोबाइल की जगह पर, ताकि आप पलट करके उसको अपने में देखने के काम को कर सके। ऐसे ही किसी को लगता है कि भाई समृद्धि के लिए सुविधा बहुत हो जाना ही जरूरी है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं जब वास्तविकता से इसको देखता हूं तो मुझे ये दिखता है कि आवश्यकता की पहचान वाला मुद्दा नहीं होगा तो समृद्धि नहीं हो सकती।
तो हम एकदम सिंपल प्रश्न फॉर्मुलेट करके पूछते, अच्छा बताइए कितनी सुविधा हो जाएगी, तो समृद्धि आपको लगेगा कि हो गया। आप उसका कोई एक अमाउंट कहेंगे, हमारा एक सिंपल रिक्वेस्ट होगा कि क्या आप इसको फिक्स करके रख पाएंगे या समय के साथ बदल जाएगा। ये पूछते तक ही अगले को दिखना शुरू हो जाता है कि अगर उसने उसको पहचानने का काम नहीं किया है समझ के आधार पर, तो ये रेफरेंस अभी बदलने ही वाला है। मैं पलट के पूछ सकता हूँ कि लाइफ में किसी समय आपने जो रेफरेंस तय किया था आज वही बना हुआ है कि बदल गया है। ये सारा मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा, तो मैं एकदम सिंपल काम कर रहा हूँ कि एक तरफ आपकी मान्यता, दूसरी तरफ सच्चाई, ये दोनों को सामने रख करके प्रश्न आपके सामने रख दे रहा हूँ। और मुझे इस बात पर पहले से भरोसा है कि जीवन में सही समझने की क्षमता है। जीवन सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, इसलिए आपके ऊपर छोड़ते हुए हमको भय नहीं होता है कि पता नहीं आप क्या निष्कर्ष निकाल दो। ये भय हमको अगर होने लगे ना तो छोड़ने नहीं बनता है, फिर हमको लगता है पकड़ के रखना पड़ेगा इसको लास्ट तक, नहीं तो पता नहीं क्या बोल देगा। ठीक, मैं जानता हूं कि 90% केसेस में ये रिजल्ट ठीक ही आ जाता है। 10% केस में नहीं आएगा, वहां हमारा काम सिंपल है कि अब जब आप दूसरी बात कहेंगे ना तो उसके पीछे आपकी कौन सी मान्यता छुपी हुई है हम उसको पहचानेंगे, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सच्चाई को रख करके एक प्रश्न और फॉर्मुलेट कर देंगे। इतना ही होगा, इतना ही होगा। तो 2 राउंड 3 राउंड मैक्सिमम हमको उस प्रश्न को फॉर्मुलेट करने की जरूरत पड़ती है, जितने पर अगले का ध्यान चला जाता। एक सेकंड दीजिए। और अपने लिए अगर इस कंपार्टमेंट को रिजॉल्व करने का अपने संदर्भ में देखिएगा ना, तो जो काम हम ये दूसरे के लिए कर रहे हैं वो प्रश्न अपने से पूछना शुरू करना पड़ता है कि अच्छा ये बताओ कि ये सूचना जब हमको समृद्धि की मिल गई है, सुविधा की आवश्यकता की एक हमने पहचान भी कर ली है, हमको लगता भी है कि इतनी सुविधाएं से काम चल जाएगी, वो हो भी गया है हमारे घर में ऐसा हमको लगता है, फिर भी अगर लोगों को देने की प्रवृत्ति हमारी नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही? ये क्यों का सवाल अपने से पूछना पड़ता है। सूचना तो हमको मिल गई है कि व्यवहार में न्यायपूर्वक जीना बनता है, हमको वो बात ठीक भी लगती है, सम्मान क्या है मैं समझ भी गया हूं, जीने में हमको वो अच्छा भी लगता है, लेकिन क्यों वो नहीं हो पाता है? ये सवाल पूछेंगे तो शायद आपको दिखना शुरू होगा कि जब दूसरा कोई अपमानजनक कुछ कह देता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं, अपने आपा खो देते हैं, हमको वो संतुलित नहीं लगता, हमको लगता है कि नहीं ये अपना इमेज ठीक करना जरूरी है, ये अभी इसको बताना जरूरी। शायद ये हो सकता है कि जब दूसरा कोई रिएक्टिव ढंग से कुछ कहता है हम थोड़ी देर सुनते हैं और फिर भी वो बोले जाता है, तो मेरी एक मान्यता काम करती है कि यार इसका कब तक सुनते रहेंगे, इसको जवाब नहीं देंगे तो ये आज भी चुप नहीं होगा, कल भी चुप नहीं होगा, ऐसे लोगों का तो यही इलाज है कि इनको ठीक से जवाब दिया जाए। ये जो मैं दे रहा हूं ये मैं क्लू दे रहा हूं आपको मनन करने के लिए। इस बेसिस पर जब आप अपने में देखने जाएंगे तो दिखेगा कि कोई ना कोई हर्डल, कोई ना कोई बॉटल नेक हम अपने में बना रखे। वापस वहां पर ये प्रश्न, जब वो बॉटल नेक दिखना शुरू हो जाए ना तो वापस वो सारे प्रश्न पूछने शुरू करने पड़ते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदमी जो मूल में सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, मेरा उस पर ही डाउट शुरू हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरा मानव भी वस्तुतः जो सुख समृद्धि चाहता है उस पर हमको डाउट हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये विश्वास, सम्मान, स्नेह पूर्वक जीने को हम अपने तृप्ति का स्रोत के रूप में पहचानने के बदले दूसरे पर उपकार का डिजाइन पहचान लिए। ये पलट के देखने जाएंगे तो वो दिखना शुरू होगा। और ये प्रश्न पूछने से उन कंपार्टमेंट्स के बीच वो डायलॉग स्टार्ट होता है। बेसिकली जैसा हम आउटर डायलॉग कर रहे हैं दूसरे के साथ, वैसा ही ये इनर डायलॉग करने की जरूरत पड़ती है अपने 2 कंपार्टमेंट्स के साथ। अगर आपने गणेश जी का या कानपुर का किसी का परिचय शिविर कभी सुना होगा तो पहले दिन के पहले दूसरे सेशन में हम लोग इस पर बात करते हैं कि जैसा मैं हूं और जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है, ये दोनों के बीच एक इनर डायलॉग होने की जरूरत है। तो हमारे जो ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं उसमें अगर हमने श्रवण ठीक से किया है तो एक कंपार्टमेंट बन जाता है जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है। दूसरे सारे कंपार्टमेंट्स इस बात के हैं कि जैसा मैं हूं
और ये दोनों के बीच एक इनर डायलॉग स्टार्ट होना जरूरी होता है कि हम देखना शुरू करें कि सचमुच इन दोनों कंपार्टमेंट्स में से किससे हमारी सुख समृद्धि होगी, किससे हमारा समाधान समृद्धि अवय सहस्तित्व पूर्वक जीना होगा, किससे परिवार में समाज में संगीतमयता ज्यादा होगी। वो पूछना शुरू करेंगे तो उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। और जितना ये उत्तर मिलता जाता है उतना उतना दूसरा कंपार्टमेंट ट्रांसफॉर्म होता चला जाता है और उसकी एनर्जी पहले कंपार्टमेंट को मिल जाती है। ये ऐसा ही है जैसे दो बबल अलग अलग बने हुए हो ना, ठीक है, तो जब दूसरा बबल पहले बबल से मिल जाता, ठीक है, तो बेसिकली वो पूरा स्पेस पहले बबल को मिल जाता है। तो ऐसे ही जैसा मैं हूं की जगह पर जितने सारे भी ब्लॉकेजेस हमारे में बने हुए हैं, अगर इनर डायलॉग से वो ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो पूरा एनर्जी हमारा जो है वो जैसा मैं होना चाहता हूं वाले कंपार्टमेंट को मिल जाता है, या जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है उस कंपार्टमेंट को मिल जाता है। और जैसा मैं हूं में जो ब्लॉक हो रखी थी एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो उसके दबाव से हम फ्री हो जाते हैं। एक, पॉजिटिव करने के लिए हमको ऊर्जा मिल जाती है। दो, तो जितना जितना इस डायलॉग को करते जाएंगे उतना उतना ये दोनों पहचान आपको दिखेगा। आपका इनर स्टेबिलिटी बढ़ता हुआ दिखेगा। नंबर दो, आपके क्रिएटिव सॉल्यूशंस को ढूंढने की कैपेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो एनर्जी अब कहाँ जाएगी, समाधान को इंप्लीमेंट करने के तरीकों को ढूंढने में जाएगी। और कहाँ जाएगी, ठीक, तो वो एनर्जी आपको समय के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इनफैक्ट इसमें ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो जीने के अलग अलग आयाम हम लोग जो कहते हैं ना, समझ का आयाम, विचार का आयाम, व्यवहार का आयाम, व्यवसाय का आयाम, ये आयाम इसलिए भी प्रयोग करते हैं, डायमेंशन इसलिए भी प्रयोग करते हैं कि ये एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी बहुत बार एक दूसरे से जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी रखते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर किसी डायमेंशन पे आपको काम करना है तो आपको उसी को फोकस में लाके काम करना पड़ता है, ना कि दूसरे डायमेंशन पे काम करके ये हो जाएगा। जैसे आप फिजिक्स में या मैथ्स में एक्स वाई जेड एक्सिस देखे होंगे ना, तो आप एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में ही आपका मूवमेंट होगा, वाई और जेड में मूवमेंट नहीं हो सकता। कितना भी आप दौड़ लीजिए एक्स डायमेंशन में, वाई और जेड में कोई मूवमेंट नहीं होगा अनलेस कि आप उधर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने व्यवसाय के आयाम में अपने स्किल को बहुत डेवलप कर लिया है तो आप बहुत अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं। लेकिन व्यवहार के आयाम पे अगर आपने काम नहीं किया है तो व्यवहार का आयाम आपको खाली मिलेगा। इसीलिए आज के दिन करोड़ों कमाते हुए लोगों के घर में भी उतना ही डाइवोर्स होता है जितना कम पैसे वाले घरों में होता है, बल्कि कई बार उल्टा भी दिखाई दे सकता है। या व्यवहार की समस्या पढ़े लिखे घरों में भी उतनी ही दिखाई देती है, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट होने का मतलब, केमिकल इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट होने का मतलब, ठीक, मेडिकल का एक्सपर्ट होने का मतलब व्यवहार का एक्सपर्ट होना नहीं है। वो एक अलग आयाम है। ऐसे ही विचार का आयाम एक अलग आयाम है, जिसको जितना शार्पेन हम करते हैं उतना वो पुष्ट होता है। समझ का आयाम एक अलग आयाम है। ये ठीक है कि उसकी प्रायोरिटी में देखिएगा तो समझ, उसके आधार पर विचार, उसके आधार पर व्यवहार कार्य है, तो ऊपर के आयाम पर काम करके नीचे के आयाम पर काम करते हैं तो रिलेटिवली इजिली हम स्मूथ मूवमेंट कर पाते हैं। बट नीचे के आयाम पर भी काम करना ही होता है। अस्तित्व की वास्तविकता की पूरी समझ होने के बावजूद भी आज की स्थिति परिस्थिति में कैसे जिए हम, उस समाधान के रास्ते को तलाशने ही पड़ते हैं। उस दिशा में अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करने का काम करना ही होता है। और समझ और विचार पर काम करने का ये मतलब नहीं है कि हम व्यवहार और व्यवसाय में भी एक्सपर्ट हो गए, बल्कि व्यवसाय में तो जितने आयाम पर आप काम करके अपनी कल्पनाशीलता को फैलाएंगे और काम करेंगे उतने आयाम में ही हमारा आपका एक्सपर्टीज होगा, बाकी आयाम में कैसे हो सकता है। तो तरीका उसका एकदम सिंपल है भैया, जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है, जो हमको दर्शन की सूचना को पढ़ने से मिल जाता है और अपने में भी भास आभास पूर्वक ठीक लगता है, तो एक कंपार्टमेंट उसका बन गया है। जैसा मैं हूं उसके कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ये दोनों के बीच एक इनर डायलॉग को इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ती है कि ये दोनों में से किस विधि से हमारा सुख समृद्धि बेहतर होगा, ये दोनों में से क्या सही है, किसमें हमारा सुख है, किसमें हमारा शुभ है, कौन अच्छा लगना है, कौन वास्तव में अच्छा होना है।
ये सवाल बार बार अपने से पूछने की जरूरत पड़ती है। और जितना आपको ये दिखता चला जाएगा कि इसी कंपार्टमेंट जो सही है उसी में हमारा शुभ है और उसी में हमारा अच्छा लगना और अच्छा होना भी हो पाता है, तो सही होना, सुखद होना और अच्छा लगना, ये तीनों जितना जितना जुड़ता चला जाता है उसके साथ, उतना उतना बाकी सारे कंपार्टमेंट सबलाइम होते चले जाते हैं। सबलाइम होने टर्म को नागराज जी यूज किया करते थे, जिसका मतलब होता है, जब सामान्य रूप से देखिएगा ना, तो सॉलिड से चीजें जो गैस में सीधी बदल जाती हैं, कर्पूर जैसी चीजें, वो सब्लिमेशन की प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन कहते। तो सबलाइम होने का मतलब यह है कि अब पहले का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, वो दूसरे वाले में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वही एनर्जी जो एंगर में, हेट्रेड में, जेलसी में, अपोजिशन में ब्लॉक थी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में जो ब्लॉक थी, वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो करके सुसंस्कार में कन्वर्ट हो जाती, कन्वर्ट हो जाती। तो आप पूछेंगे जीवन में प्रक्रिया क्या घट रही है, तो प्रक्रिया इतनी ही सिंपल घट रही है कि वो जो एनर्जी किसी और जगह पे लग रही थी उसकी दिशा बदल जाती, उसका लोकेशन बदल जाता है, उसका प्लेसमेंट बदल जाता है। यही कह रहे हैं भरत भैया, कुछ और जानना चाहते हैं? दीदी लिख रही है नोट्स बनाने के लिए। नोट्स दीदी बढ़िया। मत बनाइए, सुनने का काम कर लीजिए तो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो जाएगा। नोट्स के लिए तो आपके पास रिकॉर्डिंग है ही, अगर वो अच्छे से बनाना हो तो आराम से अपनी स्पीड में रिकॉर्डिंग को सुन के बना लीजिए। अगर वो सुनने पर नहीं फोकस करेंगे और नोट्स पर फोकस करेंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपका सुनते समय, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। भैया जी बस भैया मैं वही वही वहीं पे अटके हुए वहीं पर ही है कि अभी तक की जो मान्यताओं के हिसाब से जो हम चले हैं, या हमने जो मान्यताएं बनाई है और सत्यता हमको मालूम हो गई है, तो इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन किया कि कंपार्टमेंट से इंटीग्रेशन कैसे करें। और वो आपने जो बताया, ये दोनों में कौन सही है, किसमें हमारा वास्तविक सुख है, किससे चलेंगे तो जिंदगी बेहतर होगी, ये सवाल पूछते भर रहना। नहीं सही है भैया, वही चल रहा है, वही अभ्यास चल रहा है, सही है। बढ़िया या धन्यवाद भैया। जी। और जैसे ही उसमें ये उत्तर आने लगे कि कंपार्टमेंट तो यही वाला सही है, तो ऊर्जा को मनन पार्ट 2 में इन्वेस्ट कर देने की जरूरत पड़ती है कि अगर ये सही है तो इसको जीने में अप्लाई कैसे करें, बस ट्रांसलेट वही कैसे कर करें इसको। बस वही करना है, वही पे अटके हुए भैया। जी जी बढ़िया या धन्यवाद भैया। जी। जी भैया, हाँ बंदन। प्रवीण भैया जी का हैंड रेज है। प्रवीण भैया माइक। जी भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी भैया बस मैं ये पूछ रहा था, ये श्रवण मनन निधि ध्यान में हम स्मरण को कहाँ प्लेस कर सकते हैं भैया, इसका क्या रोल है? अभी आता हूँ, अभी जी आता हूँ। जी 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 भैया धन्यवाद। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया पार्ट 2 है, जो हम आजकल अभ्यास जो कर रहे हैं उसको हम पार्ट 2 में लेंगे भैया। अभी आता हूँ दीदी, क्योंकि आप क्या अभ्यास कर रहे हो आप तय करिएगा, मैं अभी प्लेस कर देता हूँ फिर आप पूछिएगा। हाँ जी अखिलेश भैया, आपको माइक दिया है। जी नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। भैया मेरा एक प्रश्न ये था कि जो ये सूचनाओं को लेके था, तो मतलब एक तो समय ऐसा था जब मैं बहुत सूचनाओं के लिए, है ना, मतलब काफी सारा पढ़ रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं और कंक्लूजन में भी लगे हैं। अभी ऐसी स्थिति आ रही कि अब बहुत ज्यादा मन नहीं करता है सूचनाओं के लिए, लेकिन अभी सूचनाओं की एक प्रक्रिया में मैं हूँ, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है और अब अभ्यास का भी थोड़ा सा प्रयास अपने स्तर पे कर रहे हैं। तो इसमें दोनों में बैलेंस कैसे बना के रखें, कब ये निर्णय हो कि नहीं अब इसको रोक के ये पे लगे, स्विच कैसे? दो सिंपल इंडिकेटर है भैया। एक तो अगर अभी जैसे सूचना लेने में बहुत मन नहीं लग रहा है, तो जितनी सूचना हमने ले लिया है उसके आधार पर जीने में क्या बदलाव करेंगे और कैसे करेंगे, इस मनन के काम को किया जा सकता
उस मनन के काम को जब करने जाएंगे तो जितने रास्ते आपको निकलते जाएंगे उतना जीने में अप्लाई करने का काम कर सकते हैं। जहां जहां उसमें नहीं निकलेगा और ऐसा लगेगा कि उसके संदर्भ में इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, इसलिए हम नहीं निकाल पा रहे, तो वापस स्वाभाविक रूप से आपको पढ़ने का या सुनने का मन बन जाएगा, क्योंकि उस समय हमको अपने जीवन में उसका रेलिवेंस दिखता है, उसका गैप दिख रहा है, तो नीड अपने आप बन जाती है। जब तक वो नई नीड बन रहा है तब तक आप उस किताब को 4 बार पढ़ लीजिए कि रिकॉर्डिंग को 10 बार सुन लीजिए, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, उसको वैल्यू नहीं दे पाते। तो ये जगह है भैया उसको पहचानने का। बढ़िया भैया, जी ठीक, थैंक यू। जी प्रफुल्ल भैया, आपको माइक दिया है, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, मेरा ये सवाल था कि जैसे जो श्रवण और मनन पार्ट 2 का जो बात किया, उसमें जो मतलब हमने पढ़ा है कि व्यवहार के लिए अध्ययन, पूर्व संस्कार और वातावरण, ये तीनों चीजें जरूरी है। तो ये पार्ट 2 में इन तीनों मुद्दों का कितना कंट्रीब्यूशन है? जैसे एक अनुकूल वातावरण, या फिर जो मेरा पूर्व संस्कार है वो, या फिर मेरा अध्ययन, ये तीनों का मतलब हम लोग कैसे उसको मनन पार्ट 2 के लिए यूज करें, या फिर उसको किस पे ज्यादा काम करना चाहिए, वो मैं पूछ रहा था। मनन मेरा पार्ट 2 पे जो काम करना पड़ता है वो हम्म। पूर्व संस्कार पर तो कोई काम नहीं कर सकता, वो तो जो है जिसका वो है, वो तो हमारी पुरानी कमाई है, उसको कोई छू ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो तो हमारा स्टॉक है, वो काम करने का जगह ही नहीं है। जगह 2 है, या तो अध्ययन या वातावरण। वातावरण में भी काम करने की जगह दूसरे के सहयोग के लिए तो ज्यादा है। अपनी अनुकूलता ढूंढने के लिए मैं उसको बहुत प्रेफर नहीं करता हूं, अनलेस कि हमसे संभल ही नहीं रहा हो तो कुछ दिनों के लिए ढूंढ लें। अन्यथा मैं तो इस पक्ष का हूं कि जो जिस परिवेश और वातावरण में है ना, वो उसकी जागृति के लिए बेस्ट है। मेरा इतने दिनों का निष्कर्ष तो ये निकला है कि जो जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, जिस परिस्थिति में है ना, वो उसकी जागृति के लिए बेस्ट है। इनफैक्ट व्यवहार दर्शन के 17वें अध्याय में इस बात को एक जगह पर कहते भी हैं कि प्राप्त साधनों का सदुपयोग करने से अग्रिम विकास का जगह खुलता है। तो मैं तो इस पक्ष में रहता हूं कि अध्ययन वाले भाग पर काम किया जाए। और वस्तुतः अब आप अध्ययन का मतलब अगर सिर्फ किताब पढ़ना मान रखे हैं तो उस परिभाषा को रीचेक करने की जरूरत है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीनों वस्तुतः अध्ययन ही है। अध्ययन की एक परिभाषा कहती है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया का नाम अध्ययन है। संयुक्त का मतलब तीनों एक साथ भी हो सकता, तीनों सीक्वेंशियली भी हो सकता, बट 3 में से कोई ना कोई होगा, इतना पक्का है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि मनन भी अध्ययन है, निधिध्यासन भी अध्ययन है, सिर्फ श्रवण या पठन ही अध्ययन नहीं है। बल्कि अगर मैं टू बी प्रेसाइज अपनी जगह से कहूं तो श्रवण तो अध्ययन का बहुत प्रारंभिक चरण है, मनन उसका ज्यादा गहरा चरण है, निधिध्यासन उसका और गहरा चरण है। क्लियर हुई भैया या कुछ और कहूं? हाँ हाँ भैया, क्लियर हुआ। उसमें पूर्व संस्कार को हम लोग ऐसी मान्यता के रूप में नहीं ले सकते क्या? जो हमारी मान्यता है उसको देखना, फिर उस पर काम करना, जो एक्सरसाइज 1-2 में करवाते हैं सार सत्र में। वो जो आप कर रहे हैं उसका नाम तो अध्ययन है, उससे पूर्व संस्कार बदलते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन जो आप अपने पूर्व संस्कारों को देखने का और उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रयास करने का काम कर रहे हैं, वो या तो मनन है या निधिध्यासन। श्रवण भी नहीं है वो, क्योंकि श्रवण से वो काम नहीं होता है। इसीलिए मैं बार बार कहूंगा कि अपने जीने में कुछ सिग्निफिकेंट बदलाव नहीं दिखेगा अगर सिर्फ श्रवण पर फोकस किए हुए हैं, हो ही नहीं सकता है। क्या होता है उससे? इतना ही होता है कि जो सरफेस लेवल पर थोड़ा बहुत कचरा है, जो स्वाभाविक रूप से मनन हो जाता है, वो धुल जाता है। स्वाभाविक रूप से जितना मनन हो जाता है सूचना को सुनने से, उतना जो जीने में उतरना है वो उतर जाए, उससे आगे नहीं उतरेगा। तो पूर्व संस्कार नहीं बदलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बेसिकली मनन
श्रवण और निधिध्यासन पर काम करने से वो जो संस्कार प्लस अध्ययन प्लस वातावरण बराबर नया संस्कार है, ये नया संस्कार पूर्व संस्कार से बेहतर हो जाता है। यही तो पूर्व संस्कार के बदलने का मतलब। जी भैया। हम और काम इसमें कहाँ मनन कर रहे हैं? पार्ट, तो अध्ययन पर। जी हाँ इसमें जो मनन पार्ट 2 आपने बोला कि मतलब मनन पार्ट 1 से जो निष्कर्ष है उसको जीने में, उसके समाधान को सोच के फिर उसको प्रैक्टिस करना जीने में, है ना, अपने जहाँ पे जी भी स्थिति परिस्थिति है, तो उससे जी फिर उसमें ये तीनों चीजें एड्रेस हो जाएगी, ऐसा मतलब आप जो बोल रहे हैं अभी कि नया संस्कार बनेगा तो तीनों चीजों के संयुक्त रूप से ही बनेगा, तो तीनों पे नया काम करना संस्कार जो पड़ेगा। बनेगा तो पूर्व संस्कार एड्रेस हो जाएगा, ये पक्का है। हम्म। और फिर वातावरण को बेहतर करने के लिए हम जो काम करना चाहते हैं और मनन में काम करके उसको कर सकते हैं, उससे वातावरण बेहतर हो सकता है। तो आप शिक्षा व्यवस्था में काम करेंगे तो उसका वातावरण बेहतर हो जाएगा, स्वास्थ्य में करेंगे तो उसका हो जाएगा, संस्कृति में करेंगे तो उसका होगा, सभ्यता में करेंगे तो उसका होगा, उत्पादन में करेंगे तो उसका होगा, विनिमय में करेंगे तो उसका होगा। ठीक है भैया। जी जी ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। तो अब हम जी लौट आते भैया। हैं, थोड़ा निधि ध्यासन की प्रक्रिया पर बात कर देते हैं। आपके लिए बेटर तो वही है कि पहले भी आप कुछ कर पाए तो बताओ। मेरा सजेशन तो यही है कि जो वातावरण हमारे पास उपलब्ध है हमको पहले एफर्ट तो उसी पे करना चाहिए। वहां पर अगर नहीं कर पा रहे हैं और कोई अल्टरनेटिव वातावरण ढूंढने का काम कर रहे हैं तो हमारे ध्यान में ये रहने की जरूरत है कि ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, न कि परमानेंट सॉल्यूशन। तात्कालिक बाध्यता के रूप में किसी चीज को करना एक बात होती है, समाधान के रूप में उसको प्रस्तावित करना दूसरी बात होती है। मैं उसको एक तात्कालिक बाध्यता के रूप में देखूंगा, न कि अंतिम समाधान के रूप में। क्योंकि तात्कालिक बाध्यता के रूप में देखने से ये बेनिफिट रहता है कि हम देर सवेर उसको ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान को बनाए रखते हैं, न कि हम ये मान लेते हैं कि मंजिल मिल गई हमको। लेकिन उसमें अगर प्रयास करते हुए भी नहीं ऊपर उठ पा रहे तो वो बाध्यता बस कुछ समय के लिए सपोर्ट है। जी दूसरा आपने जो विभाजित और निधि ध्यासन की प्रक्रिया पर लौट करके आएंगे ना, तो निधि ध्यासन का बहुत सामान्य मतलब है किसी वास्तविकता को ऑब्जर्व करना। इसकी क्या प्रक्रिया होती है उसको देखिएगा, इसमें प्रवेश कैसे होता है। तो इस कमरे में अभी 50 चीजें, आपका ध्यान उसमें से अभी मुख्य रूप से मेरी आवाज पर होगा। आप इस आवाज के प्रति सजग हैं तो आपका यहाँ रहना सार्थक है। आप उसको छोड़ के बाकी चीजों के प्रति कितने भी सजग हैं, सार्थकता नहीं। ऐसे ही इस कमरे में 50 चीजें हैं, हम उसमें से जो महत्वपूर्ण है उसके प्रति सजग हैं या जो गैर महत्वपूर्ण है उसके प्रति सजग रह के महत्वपूर्ण आंखों से ओझल तो नहीं है। तो निधि ध्यासन प्रक्रिया में एंट्री के लिए श्रवण और मनन की जगह पर एक मुख्य काम ये किया जाता है कि जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन जिसको हमने अपने ध्यान की वस्तु नहीं बनाई है, पहला काम तो उस पर ध्यान दिलाना होता है। जैसे यही बात कि मानव का इंटेंशन तो 100% प्योर ही है। गलती से गलती करता हुआ आदमी भी मूल में तो शुभ ही चाहता है, या अस्तित्व तो सहअस्तित्व पूर्वक है, प्रकृति तो व्यवस्था पूर्वक है, या इकाइयों के बीच परस्पर पूरकता का ही अंतर संबंध है। ये जो फंडामेंटल रियलिटी का हम जितना भी डिस्क्रिप्शन देने का काम कर रहे हैं ना, या मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है, या आदमी मूलतः सही को समझना ही चाहता है, सही जीना ही चाहता है, सही समझ सकता है, या मानव सुखधर्मी है, मानव का स्वभाव धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा है, या प्राणावस्था पुष्टि धर्मी है और सारक मारक के रूप में उसका स्वभाव है। हम अपने में चाहे जो भी मान रखे हों वास्तविकता के बारे में, हमारे मानने या न मानने से वास्तविकता तो बदलती नहीं। वो शुतुरमुर्ग की कहानी आती है कि उसको ऐसा लगता है कि सामने अगर कोई उसको मारने आ रहा है तो अपना गर्दन नीचे झुका लेता, उसको वो दिखना बंद हो जाता है। लेकिन आपको दिखना अगला बंद हो जाए इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगले को दिख नहीं रहा है। वो अगले को तो दिखेगा, तो अगला एक डंडा ऊपर से मारता है और उसको मार के खा जाता है। डोडो पक्षी, उसका मॉरिशस में डोडो नाम दिया अंग्रेजों ने, वो सारे मार के खा गए जी एक लाइन से।
और डोडो का मतलब होता है मूर्ख। गूगल सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा कि उसका नाम भी अंग्रेजों ने जो दिया कि ये मूर्ख है। वो एग्जैक्टली यही काम करता है कि अपना सिर ऐसे झुका लेता है नीचे और मानता है कि अब दिख नहीं रहा है किसी को। तो हमारे देखने ना देखने से वस्तु तो नहीं बदलती है। आप अनुभव दर्शन में भी देखेंगे तो इस बात पर काफी तरह से ध्यान दिलाया गया है कि वास्तविकता के समझने या ना समझने से उस वस्तु की कोई क्षति नहीं होती, वो यथावत बना रहता है। तो हम वास्तविकता पर ध्यान नहीं भी दे रहे हैं तो भी वस्तु है तो ऐसा ही। तो पहला काम तो निधिध्यासन के शुरू करने के पहले यही करना होता है कि श्रवण और मनन की जगह पर वो मूलभूत वास्तविकता जिस पर ध्यान रहना जरूरी है लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं आज के दिन, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करना होता है। ये ऐसे ही है कि इस कमरे में आपको हर चीज का पता हो लेकिन एसी कैसे चलता है वो नहीं पता हो तो गर्मी की प्रॉब्लम तो आप नहीं हल कर सकते हैं, बाकी चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, आपको इस कमरे की सारी डिटेलिंग का पता हो, एसी ऑन ऑफ करने नहीं आता हो, यहाँ गर्मी की प्रॉब्लम को हम नहीं हल कर सकते। तो ऐसे ही मानव के साथ जीने के संदर्भ में भले मानव के बारे में हमने 2000 अध्ययन कर लिया हो, बिहारी ऐसे होते हैं, बंगाली ऐसे होते हैं, नेपाली ऐसे होते हैं, इस परिस्थिति में आदमी ऐसा गलती करता है, उस परिस्थिति में आदमी ऐसा करता है, 20% लोग ये वेराइटी के हैं, 40% लोग वो वेराइटी के हैं, 30% को डोसा पसंद है, 20% को समोसा पसंद है। ये कितना भी अध्ययन करने का काम हमने कर लिया है, मुख्य बात यह है कि मानव का जो धर्म है, मानव का जो स्वभाव है, उसको हमने ध्यान देने का काम किया है कि नहीं किया। तो रूप और गुण के आयाम में कितना भी डिटेलिंग करने का काम हमने कर लिया हो, चूंकि उसमें स्थिरता और निश्चयता नहीं है, इसलिए वो हमारे स्थिर और निश्चित आचरण का आधार नहीं बनती। तो मुख्य बात यह है कि स्वभाव और धर्म की जगह पर उन मूलभूत सच्चाइयों को पहचानने का काम हमने किया है कि नहीं किया। इसी तरह से सहअस्तित्व या संपृक्तता को ध्यान देने की वस्तु के रूप में हमने पहचाना है कि नहीं। प्रकृति के व्यवस्था होने के रूप में चारों अवस्थाओं के स्वभाव धर्म को पहचानने को या उन अवस्थाओं के अंतर संबंध को पहचानने को या संपृक्तता की जगह पर ऊर्जा संपन्नता का, स्वयं में व्यवस्था का, समग्र व्यवस्था में भागीदारी का कोर आइडिया आप देखिएगा। ये जितना वास्तविकता में बोल रहा हूं ना, ये देश काल परिस्थिति के साथ नहीं बदलने वाली वास्तविकता है और वस्तुतः यही साक्षात्कार की, बोध की, अनुभव की वस्तु। तो इस रियलिटी को पहचानने का काम करना श्रवण और मनन की जगह पर ये निधिध्यासन का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो आप सीधा निधिध्यासन कर भी नहीं सकते हैं अगर श्रवण मनन पूर्वक उन वास्तविकताओं को पहचानने का काम नहीं किए हैं। तो श्रवण प्री रिक्विजिट है मनन और निधिध्यासन का, श्रवण और मनन प्री रिक्विजिट है निधिध्यासन का। तो निधिध्यासन की जगह पर हम काम क्या करते हैं, तो अस्तित्व की ये जो मूलभूत सच्चाई जो देश काल परिस्थिति के साथ नहीं बदलती है, एक जैसी यथावत बनी रहती है, उस सच्चाई के प्रति सजग रहने का, उस सच्चाई के प्रति होशपूर्ण रहने का, उस सच्चाई को अपने ध्यान में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो पहला काम तो है कि उस सच्चाई की तरफ अटेंशन हमारा ड्रॉ हो पाए। दूसरा काम है कि प्रयास पूर्वक उस सच्चाई के प्रति हम सजग रह सकें। और मैं उसका बहुत सिंपल उदाहरण हर जगह देता रहता हूं कि ये पॉसिबल है बाकी क्रियाकलापों को करते हुए। मैं उसका बहुत सिंपल 2-3 उदाहरण देता हूं कि आप अगर घर में कोई अतिथि आ रहा हो और आप उसके लिए खाना बना रहे हैं, पूरे खाना बनाते समय आपको वो अतिथि ध्यान में रहता है, इसलिए उसको जितना मिर्च पसंद है, जितना मसाला पसंद है, जितनी सब्जी पसंद है, जैसा नमक पसंद है, वो आप वैसा ही डालते हैं। अगर वो ध्यान से हट गया तो कुछ का कुछ बन के तैयार हो जाएगा। शाम में हम लोग भोजन करने के लिए वो जा रहे थे जैन भोजनालय में, 100 मीटर है यहाँ से। चलते समय पूरे रास्ते बात करते समय हमारे ध्यान में बना रहता है कि जैन भोजनालय जाना है, तभी हम उस टर्न की जगह पर ठीक ठीक टर्न ले पाते हैं। अगर वो हट गया ध्यान से तो कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे, जैन भोजनालय तो नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ध्यान में चीजें बनी रह सकती हैं बाकी क्रियाकलापों को करते हुए भी। आपका बच्चा अगर सामने खेल रहा है और आप किसी और काम में इंगेज भी हैं, तो आपके ध्यान का एक हिस्सा बच्चे पर बना रहता है, तभी आप उसको देखते भी रहते हैं और बाकी क्रियाकलापों को करते भी रहते हैं। ये ध्यान बनाए रखना का तरीका ये है कि उस मूलभूत सच्चाई पर अगर हम ध्यान को बनाए रखे हुए हैं, कि मानव के स्वभाव धर्म पर ध्यान को बनाए रखे हुए हैं,
या मानव की धर्मीयता पर ध्यान को बनाए रखे हुए हैं, उसके साथ मानव का रूप गुण भी देखा जा सकता है। तो रूप और गुण नहीं देखना है ये हम नहीं कह रहे हैं, वो तो दिख ही जाता है, ठीक है। वो तो अमानवीयता में भी आदमी देख ले रहा है, तो अभी हम देख लेंगे तो कौन सी खास बात है। मुख्य बात यह है कि वो जो मानव की सुख धर्मीयता है कि गलती करता हुआ आदमी भी मूल में सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, जो उसका सुख या समाधान धर्म है, वो बात हमको दिखता है कि नहीं। मूल में मानव सच्चाई का पक्षधर है, वो बात हमको दिखती है कि नहीं। उस गलती करते हुए आदमी के लिए भी करने की जगह पर भी उसका आधे से अधिक हिस्सा सही है, ये बात हमको दिखता है कि नहीं। और ये अगर दिखता है तो अपने से एक प्रश्न पूछने की जरूरत है कि जीने का आधार फिर हम इस वास्तविकता को बनाएंगे या जो परिवर्तनशील वस्तुएं हैं रूप और गुण की जगह पर उसको बनाएंगे। तो इस मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखने का प्रयास करने का नाम निधिध्यासन है। इस प्रक्रिया के लिए शब्द की बहुत जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी व्यक्ति को सामने देखते हैं, उसके चेहरे का रंग क्या है ये पहचानने के लिए आपको शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। आप टी शर्ट कौन से कलर का पहने हुए हैं ये पहचानने के लिए शब्द की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं आपके टी शर्ट का कलर का शब्द का नाम भी ना जानता हूं, लेकिन मैं देख के तो पहचान पाता हूं कि ये है। क्योंकि आप अगर सिमिलर दूसरा कपड़ा हमको दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये दोनों कलर एक है कि अलग है, मैं बता दूंगा कि एक है कि अलग है। इसका मतलब मैं वस्तु को पहचान पा रहा हूं, भले उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास आज, तब भी। तो वास्तविकता को देखने के लिए शब्द की जरूरत नहीं है, शब्द सहयोगी हो सकता है। उस वस्तु पर हमारा ध्यान अधिक से अधिक समय तक बना रहे, इसके लिए हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उस वस्तु के अलग अलग आयामों को पलट के देखने के लिए हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बट वास्तविकता के प्रति सजग रहने में शब्द की बहुत भूमिका नहीं। इनफैक्ट ठीक से देखेंगे ना तो ये जो श्रवण मनन और निधिध्यासन है, इसमें मनन है जहां पर शब्द का, भाषा का बहुत ज्यादा रोल है। श्रवण में भी रोल नहीं है, निधिध्यासन में भी रोल नहीं। इसलिए श्रवण को भी आप जितना खाली मानस से किसी को सुनते हैं उतना आपको सुनाई पड़ता है। जितना किसी को सुनते या पढ़ते समय आपका अपना विचार का कैसेट अंदर चलना शुरू हो गया, उतना सामने वाला आपको कम सुनाई देगा, गारंटी। उतना गारंटी है कि कम सुनाई देगा। तो श्रवण की प्रक्रिया में भी भाषा और शब्द का एक पॉइंट के बाद रोल नहीं है, बल्कि जितना हम अपने में खाली रह पाते हैं उतना ज्यादा वो प्रतिबिंबित हो पाता है। पर श्रवण में तो फिर भी कोई ध्यान विड्रॉ कर रहा है तो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। निधिध्यासन में उसकी भी बहुत जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मूलभूत सच्चाई के प्रति हम सजग भर बने रहते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका माला जाप हम कर रहे हैं। तो उस वस्तु के प्रति सजगता निधिध्यासन का मूलभूत बात है। उस सजगता को लाने के लिए आप जितने तरह के भी अवेयरनेस एक्सरसाइजेस को कर सकें, उसका एक सिंपल एक्सरसाइज है, जिस काम को भी कर रहे हैं वहीं पर सजगता का अभ्यास करना। कि एक एक क्रियाकलाप हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बोलने का, चलने का, उठने का, हाथ पैर हिलाने का, वहां से कम सजगता को शुरू करें। दूसरा जगह है कि अगले आदमी को जब भी हम देख रहे हैं तो जो उसका धर्म है समाधान के रूप में कि वो सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, या सुख धर्मीयता के रूप में कि अपना सुख चाहता है, दूसरे का सुख चाहता है, फंडामेंटली वो सच्चाई हमारे ध्यान में बनी रहे उस व्यक्ति के साथ जीते हुए, इसको हम ध्यान में बना के रखने का काम कर रहे हैं, तो निधिध्यासन है। निधिध्यासन की सफलता किस बात में है? सफलता इस बात में है कि वो सच्चाई के प्रति हम 24/7 सजग रह पाते हैं। और जिस सच्चाई के प्रति हमारी 24/7 की सजगता हो गई, वस्तुतः उस सच्चाई का हमको साक्षात्कार या बोध हो गया, या वो हमारी अवधारणा बन गई, ये हम बहुत स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं। चूंकि उसको श्रवण का और मनन का सपोर्ट मिला हुआ है और उसके साथ हमने उसको अपने में पा भी लिया, उसके फल परिणाम को देख करके, तो अब इसके बदलने की संभावना भी खत्म हो जाती। क्योंकि अभी भी आपकी जो चीजें बदलती हैं वो सामान्य रूप से ये 2-3 तरह से बदलती है। या तो जिस व्यक्ति पर आपकी निष्ठा है वो कल कुछ और कहता है तो आप रिव्यू करने को तैयार होते हैं, या आपका ऑब्जर्वेशन उस बात के खिलाफ जाने लगता है तो आप उसको बदलने के लिए तैयार होते हैं,
या आपका तर्क उसके खिलाफ जाने लगता है तो आप बदलने को तैयार होते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम, ये तीन में से किसी न किसी एक क्रिया का, अभ्यास दर्शन में ये तीनों क्रियाओं का जिक्र है, ये तीन में से किसी न किसी एक क्रिया का अपोजिशन होता है तो हमारी चीजें बदलती। अगर आगम भी उसी को सपोर्ट कर रहा है, अनुमान भी उसी को सपोर्ट कर रहा है, और जितना लिमिटेड हमारा प्रत्यक्ष है वो भी उसी को सपोर्ट कर रहा है, तो ना तो उसके बदलने की कोई संभावना है, ना उसके बदलने की जरूरत है। तो निधिध्यासन प्रक्रिया में मुख्य काम इतना ही करना होता है कि जिस स्वभाव या धर्म का साक्षात्कार या बोध हम चाहते हैं, उस वास्तविकता के प्रति होशपूर्ण होना। और साक्षात्कार या बोध या अवधारणा होने का मतलब इतना ही है कि उसके प्रति हमारा होश बना रहता है। स्वीकृति तो उसकी पहले ही हो गई है हमारी श्रवण और मनन पूर्वक, अब उसका होश हमारे में बना रहता है। होश बने रहने का मतलब अब वो हमारे भाव का, हमारे विचार का, हमारे व्यवहार का, हमारे आचरण का आधार बन पाता है। होश ही नहीं रहेगा उस बात का तो वो मेरे भाव का, विचार का, व्यवहार का, आचरण का आधार नहीं बन सकता। तो होश रहना उस वास्तविकता का कॉन्स्टेंटली अपने में, उसके लिए जो प्रयास करने का काम हम करते हैं, उसका नाम निधिध्यासन। और इस प्रक्रिया में विचार या विश्लेषण का रोल नहीं है, बल्कि विचार या विश्लेषण पूर्वक जो निष्कर्ष निकल गया है, उस निष्कर्ष के प्रति सजग रहने का प्रयास करना, ये प्रयास का नाम निधिध्यासन। जितना अधिक से अधिक देर तक हम उस सच्चाई के प्रति अवेयर रहने का, सजग रहने का प्रयास करने का काम कर रहे हैं, बेसिकली वो निधिध्यासन के लिए एफर्ट है। तो साक्षात्कार या बोध की वस्तु को मध्यस्थ दर्शन में देखेंगे तो अलग अलग तरह से कहा है। उसका एक फॉर्मुलेशन है कि स्वभाव, धर्म और सत्य साक्षात्कार की वस्तु। उसका एक दूसरा फॉर्मुलेशन है कि नियम, न्याय, धर्म और सत्य ये साक्षात्कार और बोध और आगे अनुभव की वस्तु है। इसी का एक तीसरा फॉर्मुलेशन देखेंगे, ठीक। तो ये दिखता है कि सहअस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति, क्रम, जागृति, ये स्वभाव, धर्म, ये जो है वो साक्षात्कार, बोध और अनुभव की वस्तु है। मैं अभी डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूं बहुत निर्णय पूर्वक कि इसमें क्या साक्षात्कार में जाता, क्या बोध में जाता, क्या अनुभव में जाता, इसलिए कि ये सारा ज्वाइंट रूप से साक्षात्कार या बोध में आता ही है। आगे देख लेंगे कि ऊपर कितना जाता है, कितना नहीं जाता है, पर जो फर्स्ट ग्लिम्स हमको मिलता है साक्षात्कार की जगह पर, उसमें ये सबको आना ही होगा। क्योंकि जो चीज अनुभव में भी आती है उसका पहले भास होता है, फिर आभास होता है, फिर प्रतीति होती है, फिर बोध होता है, फिर अनुभव होता है। जिस वस्तु का हमको बोध भी होता है उसका पहले भास होता है, आभास होता है, प्रतीति होती है, फिर बोध होता है। नीचे से ही वो ऊपर तक पहुंचने का रास्ता है, इसलिए उसमें कितना सार ऊपर तक जाता है मैं अभी उस डिस्टिंग्विशन में नहीं जा करके सिंपली इतने पर बात करना चाह रहा हूं कि साक्षात्कार या साक्षात्कार बोध की जगह पर किस सच्चाई पर आप ध्यान दे सकते। ऐसे ही उसका एक फॉर्मुलेशन है जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत्व, व्यापक का नित्यता और व्यवहारकारी का नियम। तो चार अलग अलग फॉर्मुलेशन में अभी कह रहा हूं, और भी कहे जा सकते हैं बट मैं उसको नहीं बढ़ा रहा हूं। एक पांचवा फॉर्मुलेशन है उसका स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, जिसमें स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य वस्तुतः जो है वो बेसिकली साक्षात्कार, बोध और अनुभव की वस्तु है। वस्तु स्थिति सत्य जो है वो कल्पनाशीलता को व्यवस्थित करने की जगह है। तो एक फॉर्मुलेशन है सहअस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति, क्रम, जागृति। एक फॉर्मुलेशन है नियम, न्याय, धर्म, सत्य। एक फॉर्मुलेशन है स्वभाव, धर्म या परम धर्म, सत्य। एक फॉर्मुलेशन है वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य, ठीक। एक फॉर्मुलेशन है जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत्व, व्यापक की नित्यता और व्यवहारकारी का नियम, ठीक। उसका एक फॉर्मुलेशन है सहअस्तित्व, व्यवस्था और संबंध। आप किसी भी फॉर्मुलेशन से चलिए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक कॉशन जरूरी है कि किसी एक फॉर्मुलेशन से ही चलना होता है। इवन दो ये 6 नाव सामने खड़ी है जो आपको पार करा सकती है, चढ़ना किसी एक नाव पर ही होता है। सभी 6 पे चढ़ के तो आप डूब ही सकते हैं, पार नहीं हो सकते। तो इनमें से जो फॉर्मुलेशन आपको अपने को सबसे ज्यादा अपीलिंग लगता हो, सबसे ज्यादा अपने करीब दिखाई देता हो, जिसको समझना आपको सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगता हो,
जिसके आधार पर विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव से जीने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता हो, सहज होता हो, वो फॉर्मुलेशन ले लीजिए। बट किसी एक फॉर्मुलेशन को लेकर के ही चलना होगा, सभी फॉर्मुलेशन को लेके नहीं चल सकते। इवन दो सभी फॉर्मुलेशन एक ही जगह पहुंचाते हैं, पर पाथ में चलने की जगह पर तो किसी एक फॉर्मुलेशन का ही होना जरूरी है, सभी फॉर्मुलेशन से तो बात नहीं बनेगी। तो निधिध्यासन की प्रक्रिया में किसी एक फॉर्मुलेशन को पकड़ के उसके प्रति सजग रहने का, उसके प्रति अवेयर रहने का, उसके प्रति होशपूर्ण रहने का अभ्यास करना मुख्य अभ्यास है। तो निधिध्यासन का अभ्यास वस्तुतः सजगता का अभ्यास है। मनन का जो अभ्यास है वो वस्तुतः सतर्कता का अभ्यास है। सतर्कता का मतलब है तर्क सहित होना। निधिध्यासन का जो अभ्यास है वो वस्तुतः सजगता का अभ्यास है कि आप उसके प्रति जगे हुए हैं, उसके प्रति होशपूर्ण हैं, उसके प्रति अवेयर हैं। और ये बहुत बार होता है, आप देखिएगा, आप पॉकेट में कोई चीज रखे हुए हैं, आप दसियों काम करते रहते हैं, आप इस बात के लिए होशपूर्ण रहते हैं कि इतना ना झुक जाए कि वो पॉकेट की सारी चीज नीचे गिर जाए। तो आप सारे काम को कर रहे हैं, लेकिन अपने पॉकेट और उस सामान के प्रति आप सजग बने हुए। वो सजगता छूट जाएगी तो अभी फैला हुआ मिलेगा सब नीचे। तो निधिध्यासन में भी अवेयरनेस अगर वो छूट गया प्रयास करते करते, तो बहुत संभावना है कि कचरा फैला हुआ मिल जाए आप। पर निधिध्यासन प्रक्रिया क्या है, मैं उसको बार बार ध्यान दिला रहा हूं कि उसका मतलब है कि उस मूलभूत सच्चाई के प्रति, उस स्वभाव, धर्म और सत्य में से जिसको भी हमने अभी पकड़ रखा है, उस सच्चाई के प्रति हम होशपूर्ण बने हुए हैं, सजग बने हुए हैं, अपने बाकी क्रियाकलापों को करते हुए। और वही सजगता आधार बनी हुई है मेरे भाव का, मेरे विचार का, मेरे व्यवहार का, मेरे आचरण का। ये प्रक्रिया का नाम निधिध्यासन, और प्रक्रिया की जो उपलब्धि है उसका नाम साक्षात्कार है, बोध है, अनुभव मूलक बोध है, अनुभव मूलक चिंतन। तो ये प्रक्रिया है निधिध्यासन, जिसका मतलब है उस सच्चाई के प्रति सजग रहने का काम, जहां भाषा का कोई रोल नहीं है, बल्कि वास्तविकता के प्रति हम सजग हैं। भाषा का रोल नहीं है का मतलब भाषा वहां नहीं होगी तब भी निधिध्यासन हो सकता है, भाषा रहेगी भी तो वो निधिध्यासन की वस्तु को सपोर्ट करने के लिए रह सकती है। तो भाषा रहने से प्रॉब्लम नहीं है, निधिध्यासन की वस्तु को सपोर्ट करने के अर्थ में भाषा हो भी सकती है, भाषा नहीं भी हो सकती। तो भाषा अनिवार्यता नहीं है वह, साथ ही भाषा का होना प्रॉब्लम भी नहीं है वह। मुख्य बात है कि उस मूलभूत सच्चाई जिसके प्रति हम सजग होना चाहते हैं, भाषा सहित या भाषा रहित जैसे भी स्थिति में हम हैं, उसके प्रति सजग हैं कि नहीं। और अल्टीमेटली जो सजगता चाहिए होती है वो तो उस मूलभूत सच्चाई के प्रति सजगता बने रहना, उसके आधार पर भाव में प्रेम का बना रहना, उसके आधार पर विचार में समाधान का चलते रहना, उसके आधार पर व्यवहार में न्याय का बने रहना, उसके आधार पर व्यवसाय में नियम का बने रहना। ये पूरा रेंज है जो एक विकसित मानव के जीने का स्वरूप। अगर आप पूछिएगा कि वो सजगता की या सहजता की अंतिम पूर्णता की स्थिति क्या है, तो वो स्थिति यह है कि अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई के प्रति हमारा कांस्टेंट अवेयरनेस बना रहता है, उसके आधार पर भाव में प्रेम स्थिर रहता है, उसके आधार पर विचार में समाधान वाली जगह पर हमारा जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व का लक्ष्य है, ठीक है, या एक एक मानव में सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद का लक्ष्य है, हमारा विचार उसके अर्थ में क्रियाशील रहता है। और व्यवहार में हम अपने दायित्व और कर्तव्य का स्वेच्छा और प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह करते रहते हैं, बिना इस बात का हिसाब लगाए कि दूसरा उसको कर रहा है कि। और व्यवसाय की जगह पर सुविधा का नियम पूर्ण उत्पादन, उसका शरीर के स्वास्थ्य और समाज गति के अर्थ में उपयोग, इसको हम इंश्योर किए रहते, इंश्योर किए। तो अगर आप लौट के देखिएगा कि सहजता पूर्वक जीने की अंतिम स्थिति क्या है, तो ये स्थिति है। तो श्रवण प्रक्रिया है, भास फल है, मनन प्रक्रिया है, आभास फल है, निधिध्यासन प्रक्रिया है, साक्षात्कार, अवधारणा या बोध, अनुभव, अनुभव मूलक बोध, अनुभव मूलक चिंतन, ये उसका फल है।
और मैं सारी टर्मिनोलॉजी यूज किए जा रहा हूँ ये मान करके कि आप उनसे एक लेवल के परिचित हैं, तो यूज कर ले रहा हूँ। बट अगर बिल्कुल टर्मिनोलॉजी को सिंप्लीफाई करना हो तो भास का मतलब होता है कि वस्तु के बारे में कुछ हमको अनुमान लगता है। जैसे सामने से कोई गुजरता है, कोई मनुष्य गुजरा है, ये हम अनुमान कर पाते हैं खिड़की से देख के, ये भास। वो व्यक्ति स्पेसिफिक कौन सा है इसको जो हम पहचान पाते हैं, एक लेवल हम और आगे बढ़ पाए, ठीक है, उसकी पूरी डिटेलिंग के साथ हम उसको देख पा रहे हैं, ये उसका एक और डिटेलिंग। तो ये जो क्रम से उसकी क्लैरिटी हमारी बढ़ती चली जाती है ना, उस क्लैरिटी के 5 लेवल के अलग अलग नाम हैं, भास, आभास, प्रतीति, बोध और अनुभव। भास का मतलब है मिनिमम क्लैरिटी और अनुभव का मतलब है पूर्णतः क्लैरिटी हर वस्तु के बारे में, आर पार। तो ये जगह है जिसको आप देखेंगे तो प्रक्रिया के रूप में निधिध्यासन इसको कह रहे हैं। तो उस वस्तु पर होश को बनाए रखते हुए हम भाव के प्रति भी सजग हो सकते हैं, विचार के प्रति भी सजग हो सकते हैं, व्यवहार के प्रति भी सजग हो सकते हैं, व्यवसाय के प्रति भी सजग हो सकते हैं। बट वो मूलभूत सच्चाई पर हमारी सजगता बनी हुई है, ठीक, ये निधिध्यासन प्रक्रिया का नाम है। और जितना उसको हम साध ले जाएंगे उतना निरंतरता में वो हमारे में बना रहता है। बल्कि समय के साथ जितना निधिध्यासन में हमारा गति होता जाता है, प्रयास उतना कम होता जाता है, एफर्ट उतना कम लगता है, उतना वो स्मूथ होता जाता है हमारे लिए। जस्ट लाइक ड्राइविंग, इनिशियल डेज में आपको बहुत एफर्ट लेती है, बाद के दिनों में वो मोरलेस एफर्टलेस ढंग से होने लगता है। तो शुरू में तो प्रयास पूर्वक ध्यान को बनाए रखना पड़ता है, बाद में ये स्थिति होती है कि स्वाभाविक रूप से ध्यान बना ही रहता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से ध्यान बना ही रहता है वाली स्थिति को पाने के लिए प्रयास पूर्वक ध्यान बनाए रखने का अभ्यास करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो मैं एक बार के लिए रोक लेता हूं, जो 13-14 मिनट का टाइम बचा है उसको मैं प्रश्न के लिए ओपन कर देता हूं। प्रतीति और साक्षात्कार में कोई अंतर नहीं है भैया, एक ही वस्तु के लिए 2 अलग अलग नाम है, नाम है। तो मैं एक बार के लिए पॉज ले लेता हूं, जो भी इस पर प्रश्न हो उसको बात कर सकते हैं। जी प्रफुल्ल भैया, माइक आपको दिया है। नहीं भैया, हो गया वो प्रतीति और साक्षात्कार का ही। अच्छा नहीं, मेरा हैंड ऊपर था। नहीं ठीक है, वो प्रतीति साक्षात्कार का हो गया, क्लियर गया। अच्छा ठीक है भैया। बढ़िया। तो निधिध्यासन का जो मतलब है ना, वो सिर्फ वस्तु पर ध्यान बनाए रखना नहीं है, बल्कि वस्तु के स्वभाव या धर्म या सत्य वाले आयाम पर ध्यान बना के रखना है। रूप या गुण वाले आयाम पर आप ध्यान बना के रखे हुए हैं तो निधिध्यासन की वस्तु नहीं, क्योंकि रूप और गुण परिवर्तनशील चीज है। निधिध्यासन में उस वास्तविकता पर ध्यान दिया जाता है जो स्थिर है, निश्चित है, अपरिवर्तनशील है। अगर परिवर्तनशील वस्तु पर आप ध्यान को बनाए रखे हैं तो वो कोई निधिध्यासन की वस्तु नहीं। जैसे आप इस बात पर निष्कर्ष बना के रखे हैं कि बिहारी लोग बहुत गुस्सा करते हैं, ठीक, तो ये कोई निधिध्यासन की वस्तु नहीं। वही, ये बिहारी लोग मानवीय स्वभाव वाले होते हैं ना, ये भी निधिध्यासन की वस्तु नहीं है। निधिध्यासन की वस्तु को ठीक से पकड़ेंगे ना तो मनुष्य मात्र ऐसा होता है, ये निधिध्यासन की वस्तु हो सकती है। जीवावस्था मात्र ऐसा होता है, ये निधिध्यासन की वस्तु हो सकती है। प्राणावस्था मात्र ऐसा हो सकता है, ये निधिध्यासन की वस्तु हो सकती है। इकाई मात्र व्यवस्था है, ये निधिध्यासन की वस्तु हो सकती है, ठीक है। यह व्यापक और इकाई का जो सहअस्तित्व या संपृक्तता है वो निधिध्यासन की वस्तु हो सकती है। तो अवस्था से नीचे तो निधिध्यासन का जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव ऐसा है इसी को देख रहे हैं, तभी वो जनरलाइज हर मानव में हो सकता है। अगर आप उसको बिहारी, बंगाली, मराठी या इवन जीवन विद्या, बिना जीवन विद्या वाले के रूप में भी देख रहे हैं तो वो आपका फ्लो ही नहीं हो सकता है सबके साथ, कैसे होगा? आप जिस सच्चाई को पकड़े हैं वो सच्चाई ही अगर हर आदमी में नहीं आपको दिखाई दे रहा है तो आपका ब्लॉक हो जाएगा ना जी। जीने का आयाम कंसिस्टेंसी में फ्लो कैसे होगा?
किसी वस्तु के साक्षात्कार होने का मतलब यही होता है कि उस वस्तु की अब हमको क्लैरिटी है, जो हमको आगे उस वस्तु के साथ सटीकता से जीने का आधार दे देती है। तो वो एक अवस्था से नीचे नहीं है, नहीं है। इसको ये वाला आप जैसे इसको देख सकते हैं, मेरा ठीक है, बैटिंग करना चाहती हूँ, तो एक तरह से नहीं कि मतलब अपनी भी बढ़िया। तो जो अगर क्लैरिटी नहीं हो रही है हमारी, हमको लगता ही नहीं है कि मानव वस्तुतः सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, तो आपको मनन करने की जरूरत है। मनन के बिना इसका रिजोल्यूशन नहीं है। फिर आप निधिध्यासन पर काम नहीं कर सकते। निधिध्यासन पर काम तो तब हो पाता है जब श्रवण और मनन पूर्वक उस बात की हमको क्लैरिटी हो गई है और हम अब उसके प्रति कांस्टेंट अवेयर रहने का काम कर रहे हैं। अगर वो बात के प्रति ही शंका है तो हमको लौट करके मनन पर आने की जरूरत है। मनन में भी हमको सफिशिएंट कंटेंट नहीं दिख रहा है तो लौट के श्रवण पे आने की जरूरत है, पर वो रिजॉल्व होगा मनन से। मनन पूर्वक ही ये क्लैरिटी बनती है, क्लैरिटी बनती है। तो जैसे अगर किसी को इस पर डाउट होता है तो मैं तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन उसको देता हूँ कि अपने लिए ये बात पलट के देखो कि मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं। अपने लिए ये बात पलट के देखो कि मैं दूसरे को सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ कि नहीं। हमको नेचुरल रूप में, सहज रूप में क्या स्वीकार होता है? दूसरे को सुख समृद्धि में सहयोगी होना या दूसरे की सुख समृद्धि में बाधा होना। अपने से जितनी बारी सवाल को पूछोगे उत्तर मिलना आसान। अपने को देखे बिना बाकी दूसरे के करने को देखने जाओगे, इस सवाल का उत्तर मिलना कठिन। अपने ऑब्जर्वेशन को जब हम देखने जाते हैं तो ये बात दिखाई देने लगती है कि हमारी बहुत स्वाभाविक प्रवृत्ति है दूसरों को भी सुखी समृद्ध करने की। सिर्फ एक ही जगह है जहां हम दूसरे को सुखी समृद्ध करने की नहीं सोच पाते हैं, जब हमारी ही सुख समृद्धि पे बाधा की स्थिति आ जाती। उसमें कुछ लोग फिर भी सोच पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी सोच पाते। बट हमारे सुख समृद्धि के साथ अगले का सुख समृद्धि कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हो तो हम में से हर आदमी की नेचुरल टेंडेंसी है दूसरे के सुख समृद्धि में सहयोग करने का। ये बात अपने ऑब्जर्वेशन में पहचानने की जरूरत है पहले। और जितना जितना अपने लिए इसको हम पहचान पाएंगे उतना उतना हम फिर दूसरे के लिए भी इस काम को देख सकते हैं और कर सकते हैं। इस पर रिफ्लेक्ट करने का नाम मनन है। और उसको जितना जितना करेंगे तो निधिध्यासन का कंटेंट हमको मिल पाएगा। इनफैक्ट मनन का जो निष्कर्ष होता है, उल्टे साइड से देखेंगे तो श्रवण का जो निष्कर्ष होता है वो मनन का कंटेंट बनता है। मनन का जो निष्कर्ष होता है वो निधिध्यासन का कंटेंट बनता है। तो निधिध्यासन का कंटेंट कहां से आएगा? तो मनन से आएगा। मनन का कंटेंट कहां से आएगा? तो श्रवण से आएगा। नहीं नहीं। सुनील भैया कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसको रिस्पॉन्ड करके आता हूँ। बंधन, हाँ। मैं कहता भी आपने कहा था कि अस्तित्व सहज वास्तविकता पे ध्यान बनाए रखना, वो निधिध्यासन जी क्रिया करना जी। तो उसमें आपने कहा था कि वस्तु के सत्य और स्थिति सत्य पर ध्यान बनाए रखना। वस्तु के सत्य में तो 5 आ गए, रूप गुण स्वभाव धर्म परम धर्म। परम धर्म बेसिकली सहस्तित्व, तो खत्म हो गया। रूप गुण स्वभाव धर्म में मुख्य रूप से स्वभाव और धर्म जो है वो ध्यान की वस्तु है। तो रूप और गुण भी है तो वास्तविकता ही परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, इसलिए उसका ध्यान बनाए रखने का बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा, रूप और गुण पर ध्यान बनाए रखने के एनीवे हम अभ्यस्त हैं जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा आप सामने हमारे खड़े होते हो ना, आपका रूप, आपका कपड़ा, आपका बोलने चालने का ढंग, आपका टोन, आपका शैली, आपका लहजा ना चाहते हुए भी हमको दिखाई दे जाता है। ठीक है, ये रूप और गुण के आयाम में हम उतने अभ्यस्त हो गए। स्वभाव धर्म के आयाम पर अभ्यस्त होने के लिए सजगता की जरूरत है।
जरूरत है, वहां एफर्ट चाहिए। परिवर्तनशील अस्तित्व सहज वास्तविकता पर इकाई के आयाम पे ध्यान बनाए रखना निधि ध्यान। जी जी बिल्कुल यही कि जो वस्तु का अपरिवर्तनशील आयाम है उस पर ध्यान को बनाए रखने का नाम निधिध्यासन। फल क्या होगा? फल ये होगा कि उस अपरिवर्तनशील आयाम के प्रति सजगता की निरंतरता हो जाएगी, जिसका नाम साक्षात्कार या बोध या अवधारणा, मेरे हिसाब से द वे आई हैव अंडरस्टूड इट। हाँ जी कुछ कहिए। आता हूं। हमको जो बाबा जी ने जो कहा है वो मुझे जैसा समझ में आया वो मैं कह रहा हूँ। अब मैं भी आजकल भाषा में अभ्यस्त हो गया हूँ कि जैसा मुझे महसूस होता है मैं वो कह रहा हूँ। यही सच्चाई है, इस जगह पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जी नरेश भैया। ये जीवन क्रिया जैसे आपने कोरिलेशन किस जगह पे? अच्छा है, उसको मैं फल की जगह से बता देता हूँ ब्रॉडली। मन की जगह पर भास है, वृत्ति की जगह पर आभास है, और चित्त बुद्धि आत्मा तीनों की जगह पर देखिएगा तो प्रतीति बोध और अनुभव है। तो उससे पता चल गया कि श्रवण का फल भास है, मनन का फल आभास है, निधिध्यासन का फल साक्षात्कार बोध अनुभव है। तो कौन जीवन की किस क्रिया में प्रधानता से हो रहा है वो पहचाना जा सकता है। बिल्कुल आप कट नहीं कर सकते, लेकिन मोर और लेस कौन सी क्रिया प्राइमरली एक्टिव है वहां पर वो इतने से पहचाना जा सकता है। इनिशियल लेवल पर ठीक है, बट जो पास में और चित्रण तक इन्वॉल्व है और मनन भी जो है वही पूरी कल्पना से आप पलट के देखिएगा तो फिर इसमें हमारा उत्तर ये होगा कि कहाँ श्रवण है कहाँ मनन है। इसका दो ही रेफरेंस हो सकता है, या तो हमने अपने ऊपर काम किया है तो हम उस अधिकार से बोल सकते हैं, या पुस्तकें क्या कहती हैं उस अधिकार पर कह सकते हैं। तो आजकल तो ऐप बन गए हैं, सिंपल काम करना चाहिए कि भास को सर्च कर लेना चाहिए, वो ऐप एक ही जगह पे बता देता है कि भास अलग अलग पुस्तकों में किस किस तरह से कहा गया। वो एक जगह आपको मिल जाएगा, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लेंगे। अगर अपने उससे निष्कर्ष निकालना है तो ये बात को पकड़ना जरूरी है कि ये जो विश्लेषण क्रिया है ना, भास में उसका बहुत रोल नहीं है। अगर विश्लेषण क्रिया को आप ले आएंगे भास में तो आभास शुरू हो जाएगा, क्योंकि तर्क संगत उसका जगह जो है, जैसे ही विश्लेषण को आप लाएंगे वहां तर्क आ जाएगा, एनालिसिस आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा। तो मैं इतना तो पक्का कह सकता हूं कि विश्लेषण क्रिया का बहुत रोल नहीं है, तुलन क्रिया का बहुत रोल नहीं है श्रवण की जगह पर, इतना मैं पक्का कह सकता हूँ। इसमें आपने कहा था कि चाहे आप कोई सा फॉर्मेशन पकड़े एक ही पकड़े, सिर्फ व्यवसाय संबंध पकड़े, न्याय धर्म सत्य पकड़े, स्वभाव धर्म परम धर्म पकड़े, वस्तु सत्य स्थिति सत्य पकड़े, ऐसा आपने कुछ कहा। जी जी। तो स्थिति सत्य और शून्य तो एक ही चीज है। स्थिति सत्य और संपृक्तता वस्तुतः एक ही चीज है। अच्छा, संपृक्तता को स्थिति सत्य में सहअस्तित्व को पहचानिए, संपृक्तता को पहचानिए। तो व्यापक पे ध्यान बनाए रखना निधिध्यासन वही अल्टीमेटली देखिएगा तो उस फॉर्मुलेशन में अगर सिर्फ व्यापक वस्तु पर भी ध्यान बनाए रखने का काम कर रहे हैं तो प्रक्रिया तो निधिध्यासन ही है, लेकिन उसमें यह ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि व्यापक पर जैसे ही ध्यान को बनाए रखने का काम करते हैं ना, विचार के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है, व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है, व्यवसाय के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है। तो अगर आप निर्णय पूर्वक उस काम को कर ही रहे हैं तो निश्चित रूप से व्यापक की अनुभूति उसका फल के रूप में होगा। पर हमको ये पता होना जरूरी है कि उस समय व्यवहार का, व्यवसाय का, इवन विचार का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि शून्य में इसकी गति नहीं है, ये सबकी गति प्रकृति के साथ। धीमे बोलिए ना, आपने बोला कि शून्य का ध्यान बनाए रखेंगे तो विचार परस्परतम होता और विचार नहीं होगा तो विचार शून्य की स्थिति हो जाएगी। जी। तो फिर विचार नहीं तो व्यवहार नहीं तो कार्य नहीं, तो इसके आयाम के बारे में अभी हमको तो जीना है। वही तो विचार करना है, व्यवहार करना है, कार्य करना है, तो अगर निधिध्यासन में अगर उस पर ध्यान बनाए रखा तो विचार व्यवहार कार्य में कैसे नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ध्यान करना हो तो फिर उतने समय तक हमको व्यवहार, कार्य और विचार को कट ऑफ करने की जरूरत है।
अगर किसी को व्यापक पर ही ध्यान देने का काम करना है तो उतनी देर तक हमको एक्सटर्नली व्यवहारकारी को कट ऑफ करने की जरूरत है, और अंदर भी जो विचार चल रहा है उसको प्रयास पूर्वक कट ऑफ करने की जरूरत है, इग्नोर करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप सारे क्रियाकलापों को करते हुए ध्यान की वस्तु बनाना चाहते हैं तो आपको सहस्तित्व को ध्यान का वस्तु बनाने का जरूरत होगा, न कि व्यापक। जीने के लिए अभी तो अपने साधना विधि या समाधि विधि से तो चलने रहे, तो जीने के लिए अध्ययन विधि में सहस्तित्व को ध्यान का वस्तु बनाने की जरूरत है। करेंगे तो हम विचार व्यवहार कार्य सबको ठीक कर पाएंगे। कर सकते हैं, क्योंकि अब जो बोध होता है ना, अगर टेक्निकली देखिएगा तो सहस्तित्व में अनुभव के साथ जो बोध होता है वो व्यापक का भी बोध है, प्रकृति का भी बोध है, और इन दोनों के अंतर संबंध के रूप में संपिक्तता का भी बोध है। बट अभी जो हम अब सारा डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये अध्ययन है, पहले मैं बता दूं, ये अभ्यास नहीं है। ये बात ठीक है कि इसकी जरूरत है उसके लिए, कि अभ्यास करने के पहले वो अध्ययन वाला वो चाहिए, बट हम उस चैप्टर को अब ओपन कर रहे हैं, ये क्लियर हो जाना जरूरी है। और मैं इस पे बार बार एक ही बात कहूंगा, अध्ययन वाले किसी मुद्दे पर आपकी हमसे सहमति हो चाहे नहीं हो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपको जिस कंटेंट पर भरोसा हो रहा हो ना, उसी को निधिध्यासन का वस्तु बना लीजिए, आप आगे बढ़ लेंगे। बढ़िया। उसमें हम लोग गए सब व्यवस्था और उसको हम लोगों ने बहुत खराब लगा के देखा, वो हमारे अब हम रोक लेते हैं इसको यहाँ पर। वंदन, जो दो प्रश्न आए हुए हैं वो दोनों को एक एक करके माइक दे दो, 5 मिनट में हम इसको पूरा करना चाहेंगे। जी भैया, रश्मि दीदी जी आपको माइक दिया है, आप बता सकते हैं। नमस्ते भैया जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भैया जी, मेरे को पूरा सुनने के बाद एक चीज थोड़ा समझ में आई कि निधिध्यासन मतलब जीना, न्याय धर्म सत्य पूर्वक यदि हम जी पा रहे हैं, मतलब न्याय धर्म सत्य को पहले समझ में आना और उसके बाद उसको मेरे जीने में आ जाना, ये ठीक है क्या? जी दीदी, जीने में आने की जगह पर वो तब आता है जब उस न्याय धर्म सत्य पर हमारा ध्यान बना रहता है जीते समय। तो जीते समय प्रयास पूर्वक न्याय धर्म सत्य पर ध्यान को बनाए रखने का प्रक्रिया का नाम निधिध्यासन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जीते समय प्रयास पूर्वक न्याय धर्म सत्य रूपी वस्तु पर ध्यान को बनाए रखने का प्रयास करने का नाम निधिध्यासन है। क्लियर हुआ दीदी, या फिर से रिपीट करूं? जी भैया जी, जी क्लियर हुआ एकदम। बढ़िया। मतलब उस तरफ ध्यान बने रहना ये जरूरी है। तो अभी हमारा वो बार बार हमको प्रैक्टिस से ध्यान बनाने का काम करना है, ऐसा जी एक दीदी। और जैसे श्रवण एक प्रक्रिया है ना, जिसमें हम किताब जब पढ़ने का धीरे या धीरे ये रिकॉर्डिंग प्रक्रिया सुन। हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। जी जी दीदी, जी दीदी। जी जी जी। तो तो बढ़िया। जैसे तो मैं ये हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। प्रैक्टिस से सुनना हम कर रहे हैं, वैसे ही प्रैक्टिस से वो प्रोसेस को भी। जी 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 दीदी, तो ठीक अब आप भैया थोड़ा जी। करने जाएंगे ना, तब ये बात दिखेगा। अब यहाँ से आगे थोड़ा जी प्रयोग करके ही देखना पड़ेगा कि जैसा श्रवण में हम किताब जी पढ़ने जी रिकॉर्डिंग सुनने का काम करते हैं ना, ऐसा मनन में हमको जी किताब जी जी। पढ़ना या रिकॉर्डिंग सुनना नहीं होता है, बल्कि वो जो बात अपने अंदर हाँ आ गई है उसी को सब तरफ से हम अपने अंदर घुमा फिरा के देखने का काम करते हैं। तो जैसे जी किताब जी मनन में बिल्कुल। ही छूट गई, रिकॉर्डिंग मनन में ही छूट गया, ऐसे निधिध्यासन में भी अब उस वस्तु को सब तरफ से घुमा फिरा के देखने का काम छूट जाता है, क्योंकि सब तरफ से घुमा फिरा के देख के तो अच्छा। निष्कर्ष हमने निकाल ही लिया। तो अब उस निष्कर्ष के प्रति सजग रहने भर का काम होता है, ना कि बार बार उसको घुमा फिरा के देखने का काम होता है। डाउट उठ जाए तो लौट के मनन पे आइए, तो भैया उसमें भी जी। सफिशिएंट गति नहीं बन पा रही है तो लौट के अच्छा, श्रवण पे आइए। जी जी बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। तो ये जो प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब निधिध्यासन मतलब पूरा हमारा ध्यान दे दे के प्रैक्टिस वाला पार्ट है, वो होने के बाद की स्थिति अनुभव है, जहाँ पे जी पा रहे हैं एकदम, जहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है,
ऐसा है ना? जी जैसे अभी दीदी, हम वो हो ड्राइविंग यदि पाने सीख की, रहे हैं तो ध्यान देना होता है और बाद में हम ऑटोमेटिक होने लग जाता है। जी दीदी, तो उसकी पहली उपलब्धि साक्षात्कार है, दूसरी उपलब्धि अवधारणा या बोध है, और तीसरी उपलब्धि अनुभव है, चौथी अनुभव अच्छा मूलक बोध या प्रमाण बोध है, और पांचवी फिर चिंतन है। अच्छा, जी 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 बढ़िया, जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तो ये एक सेकंड, प्रफुल्ल भैया का एक क्वेश्चन है, उसको दे दीजिए, हमको रिस्पॉन्ड करके क्लोज करता हूँ। हाँ भैया नमस्ते। वो आपने जो आगम प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की भैया, तो जी, ये मनन पार्ट 2 प्रमाण में। नहीं कहा भैया, मैंने क्रिया कहा है। अच्छा प्रत्यक्ष क्रिया, अनुमान क्रिया, आगम क्रिया। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस मतलब ये क्रिया मनन पार्ट 2 में होगा कि निधिध्यासन में होगा? इसको ब्रॉडली देखिएगा तो आगम क्रिया श्रवण प्रधान है, अनुमान क्रिया मनन प्रधान है, और प्रत्यक्ष क्रिया निधिध्यासन प्रधान है, पर प्रधान ढंग से मैं बोल रहा हूं इसको। आगम क्रिया श्रवण प्रधान है, अनुमान क्रिया मनन प्रधान है, और प्रत्यक्ष क्रिया निधिध्यासन प्रधान है, बट मैं ब्रॉडली कह रहा हूं इस बात को, ब्रॉडली। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। मैं कह रहा था फिर ये आपने जो कोई और प्रश्न तो नहीं बंधन? नहीं भैया, नहीं। बढ़िया, तो 10:06 हो गया है, हम इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करते। कुछ और प्रश्न होगा तो अगली बार उस पर बात कर लेंगे, फिर कम्युनिकेशन के संदर्भ में कुछ और बात हमको करनी है, उसको नेक्स्ट टाइम कर देता हूँ। ठीक है भैया। बढ़िया। ये नहीं तो बोले थे मुझे कि निधिध्यासन का अभ्यास नहीं कराया, पर दिसंबर में अभ्यास सत्र में। जी, अगर हमारे अभ्यास की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो हम तो उस निधिध्यासन की प्रक्रिया के अभ्यास पर ही मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, ये मान करके कि श्रवण और मनन का आप पहले कर चुके हैं। ऐसे ही जो मॉर्निंग सेशन है ये भी तो निधिध्यासन का अभ्यास ही है। वही मॉर्निंग सेशन की प्रक्रिया में आप ये बात को अपने में देखते रहने का काम करिए कि जितनी देर ऑब्जर्वेशन का काम हम कर रहे हैं किसी सच्चाई के ऊपर, उतनी देर तक वो निधिध्यासन, जितनी देर तक उसको फ्री फ्लो में चलने दे करके हम क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करने का काम कर रहे हैं, वो किसी एक लेवल पर मनन और निधिध्यासन का एक मिक्स्ड स्वरूप। और अगर उसकी एनालिसिस में हम किसी जगह पर घुसने का काम कर रहे हैं वैचारिक रूप से, तो मनन का रोल। अब ये मैं होमवर्क आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसको डिवाइड करके देखें कि कहाँ मनन है, कहाँ निधिध्यासन है, और कहाँ उसका मिक्स्ड फॉर्म। आपने बहुत सरल कर दिया, ये श्रवण मनन और निधिध्यासन, वास्तविकता की सूचना, उसको बैठाना मन में और उसके बाद ध्यान देना, बस बस। बढ़िया, तो हम इसको यहाँ पर पूरा कर लेते हैं आज। भैया पूछ रहे हैं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, तदाकार, तद्रूप, ये सब अभी आप बाबू सिंह नायक भैया सार सत्र में जा रहे हैं, खूब करते हैं, वहां पर आपको पर्याप्त सुनने को मिलेगा। तदाकार क्या है, तद्रूप क्या है, सालोक्य क्या है, सामीप्य क्या है, सायुज्य क्या है, सारूप्य क्या है, डिटेलिंग मिल जाएगी, इसीलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। बढ़िया, तो वंदन माइक ओपन कर दो सभी लोगों का, अगर कुछ इमीडिएट हो तो पूरा कर लें, अन्यथा क्लोज कर लें। ठीक है भैया। और हमारा निवेदन है कि जिनको भी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही हो, मैं मानता हूं कि आपके पास पर्याप्त समय होता है, कभी भी आराम से इसको दोबारा सुनने का काम कर सकते हैं, और उसमें अपनी स्पीड के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बार तो उसको सुन ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि स्पीड मेरी बहुत ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं उसको कम करूं, बट हमको बताइएगा नेक्स्ट टाइम तक क्या करना। बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते नमस्ते। बहुत धन्यवाद जी, नमस्ते, बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते भैया, धन्यवाद। नमस्ते।